स्वागत है आपका दोस्तों स्कैन इंस्टीट्यूट के इस YouTube चैनल पे। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ क्वेश्चंस जो हम प्रैक्टिस करेंगे। अभी हमने काफी सारी थ्योरी पढ़ ली है, ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे जो कि ये आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे ऑलरेडी जा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है आपके पास, पहला क्वेश्चन है, उसमें दे रखा है ये एक फिगर है और पूछ रखा है ऐसा फिगर इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, बी, सी और डी, इनमें से चार ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप ये फिगर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, बेसिकली मैंने जो एलिमेंट्स बेस्ड मेथड आपको बताया था, क्या होता है वो कि आप जितने भी एलिमेंट्स हैं उसे तोड़ कर देखें कि क्या क्या वो फिगर में मौजूद है या नहीं है। तो एक एलिमेंट आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल अगर लाइन हम देखें, हॉरिजॉन्टल लाइन देखें तो ऑलमोस्ट सारे ही फिगर में ये प्रेजेंट है। ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट सारे ही फिगर में ये प्रेजेंट है। उसके बाद एक ये वाली लाइन देखते हैं, ये वाली लाइन देखते हैं। तो ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन अगर हम देखें तो कुछ इस टाइप से प्रेजेंट है, कुछ इस टाइप से प्रेजेंट है। लेकिन ये वाली लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन को अगर हम कंबाइन करें तो वो तो यहाँ पे प्रेजेंट है नहीं, वो तो इस फिगर में प्रेजेंट नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। क्या हो गया, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक उसी तरह अगर सेकंड ऑप्शंस को देखें, सेकंड ऑप्शन में ऐसा कुछ स्लैंट लाइन प्रेजेंट है, उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी प्रेजेंट है। ठीक है, फिर ये वाली लाइन देखते हैं हम, ये वाली लाइन प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, तो ये वाली लाइन अगर हम इसको मान लें, ये वाली लाइन अगर हम इसको मान लें तो ये वाली लाइन प्रेजेंट है। लेकिन जब ये वाली लाइन को देखें, ये वाला एलिमेंट देखें, तो ये वाला एलिमेंट फिर एब्सेंट हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरे फिगर को एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे मौजूद है, फिर एक स्लैंट लाइन यहाँ पे मौजूद है, फिर से ऐसा स्लैंट लाइन, ये वाला स्लैंट लाइन यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर वो मौजूद है। ठीक है, और एक ये वाला लाइन, फिर ये वाला लाइन। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब कॉन्फिडेंस के साथ आपको पता चलना चाहिए कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, इसलिए एक बार डी को भी हम चेक कर लेते हैं। डी को अगर हम देखें तो हॉरिजॉन्टल लाइन और कुछ बनना चाहिए, ऐसा इस फिगर में है ही नहीं। क्योंकि अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो स्लैंट लाइन है वो ये वाली है, मतलब कुछ ऐसा बन रहा है। लेकिन हमें चाहिए कैसा, ऐसा। ठीक है, तो ऐसा बन नहीं रहा है यहाँ पे, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो एलिमेंट वाइज आपको देखना है कि इस फिगर का जो एलिमेंट है, हमने सारे इस फिगर को तोड़ लिया, वो इस फिगर में मौजूद है या नहीं है, उसके हिसाब से हम अपना ऑप्शंस डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है कुछ पैटर्न दे रखा है, आपसे पूछ रखा है कि इस बॉक्स में क्या आएगा, इस बॉक्स में क्या आएगा। तो चलिए पैटर्न हम पढ़ते हैं। पैटर्न क्या है, तो जब भी इस टाइप का पैटर्न रहे, जब भी बॉक्स वाला पैटर्न आपको मिलता है, ठीक है, जब भी बॉक्स वाला पैटर्न मिलता है, यहाँ पे अगर कुछ नंबर्स भी अगर लिखे होते हैं आपके पास कुछ नंबर्स भी हो, यहाँ पे 3 हो गया, 4 हो गया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 5, 6, 7, यहाँ 8 हो गया, यहाँ क्वेश्चन मार्क दे रखा हो, तो बॉक्स वाले क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। बॉक्स वाले क्वेश्चंस को सबसे पहले हम राइट की तरफ मूव करके देखते हैं कि कुछ पैटर्न बन रहा है क्या। कुछ पैटर्न अगर बन रहा है तो वेल एंड गुड, हम उस पैटर्न के हिसाब से देखेंगे कि 2 से 3 जा रहे हैं, 3 से 4 जा रहे हैं, तो कुछ पैटर्न बन रहा है। सेम पैटर्न जब हम यहां से यहां जाएंगे और यहां से यहां आएंगे तो यहां बनना चाहिए। तो थर्ड में क्या होगा, जब आप यहां से यहां मूव करोगे तो एक पैटर्न बनेगा, और यहां से यहां वाला पैटर्न कैसा बनेगा, जो इन दोनों के केस में बन रहा था, जब आप सेकेंड कॉलम से थर्ड कॉलम की तरफ जा रहे थे, वहां पे भी सेम पैटर्न बनाते हैं। ठीक है, अगर राइट मूवमेंट के बाद अगर हमें इसका टाइप का पैटर्न कुछ ऑब्जर्व नहीं हो रहा है तो फिर हम वर्टिकल मूवमेंट करते हैं, टॉप टू बॉटम। जब टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो हम देखते हैं रो के बीच में कोई रिलेशन है क्या। जैसे ये रो हो गया, इस रो के फर्स्ट रो और सेकंड रो के बीच में कोई रिलेशन है, या फिर सेकंड और थर्ड रो के बीच में रिलेशन है। उसी तरह फर्स्ट रो और सेकंड रो के बीच में रिलेशन होगा, सेकंड रो और थर्ड रो के बीच में रिलेशन होगा। ठीक उसी तरह थर्ड कॉलम में फर्स्ट रो और सेकंड रो के बीच में रिलेशन होगा, और सेकंड रो और थर्ड रो के बीच का रिलेशन वो कौन सा होगा, जो ऑलरेडी हम पीछे के सेकंड रो और थर्ड रो के बीच में जो रिलेशन होगा उसके हिसाब से हम डिटरमाइन करेंगे। तो वही फंडा यहां पे भी लगा। सबसे पहले हम इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो इस डायरेक्शन में अगर हम मूव करें तो एक चीज तो पता चल रही है
क्या पता चल रही है इस डायरेक्शन में मूव करने के बाद? कि जो ये वाला एरो है ये पहले टॉप पे है, फिर बॉटम हो गया, फिर टॉप पे हो गया, ठीक है। उसी तरह अगर हम सेकेंड रो में मूव करें, सेकेंड रो में जब मूव करें इस डायरेक्शन में, तो ये वाला जो एरो है ये ऐसे है, फिर उल्टा हो गया, फिर सीधा हो गया। ठीक उसी तरह जब हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो एक ऐसा आ रहा है, तो इसका क्या होना चाहिए? जस्ट उल्टा हो जाना चाहिए। ये अगर बॉटम है तो एक एरो टॉप वाला आना चाहिए, और नेक्स्ट वाला जो ऑलरेडी फॉलो करेगा कि ये जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, जो लेफ्ट वाला एरो जो हमने छोड़ दिया, जो एनालाइज नहीं किया, जब आप इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो उसके बीच में क्या रिलेशन आ रही है? ये दोनों एरो तो एक जैसे हैं, तो ये दोनों एरो भी एक जैसे होने चाहिए, ठीक है। ये दोनों एरो भी एक जैसे होने चाहिए, और यहां का एरो और यहां का एरो तो सेम ही है। तो एक पैटर्न हमें मिल गया, और पैटर्न के बेसिस पे हम क्या डिटरमाइन कर पाए कि यहां का जो आंसर आना चाहिए, वो फिर ऐसा आना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ये सेकंड ऑप्शन सही होगा। इसको दूसरे मेथड से भी करके देखते हैं। ये तो हमने जब हॉरिजॉन्टल मूव किया तो ये हमारा आंसर है। एक बार वर्टिकल मूव करके भी देख लेते हैं कि क्या आंसर आता है हमारा। तो वर्टिकल जब मूव करें तो ये वाला एरो तो कांस्टेंट है। उसी तरह ये वाला एरो और ये वाला एरो कांस्टेंट है। और इस एरो के साथ क्या हो रहा है? इसका मूवमेंट हो रहा है। पहले ये वर्टिकल था, उसके बाद हॉरिजॉन्टल हुआ, फिर उल्टे डायरेक्शन में वर्टिकल हुआ। यहां पे भी ये वर्टिकल था, फिर हॉरिजॉन्टल हुआ, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल होने के बाद ये कैसा हो जाएगा? इस टाइप का बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जो रोटेशन हो रहा है, रोटेशन कैसा हो रहा है एरो का? पहले यहां पे है, फिर यहां पे है, फिर ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इसका क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। इसका कैसा रोटेशन हो रहा है? क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। तो यहां पे भी देखते हैं, पहले अगर ये रहेगा, इसके बाद इधर आएगा, क्लॉकवाइज रोटेशन करे तो कैसा आ जाएगा? ऐसा बन जाएगा। तो थर्ड बॉक्स में कुछ ऐसा फिगर बनना चाहिए। और चूंकि फर्स्ट फिगर जो है, अगर हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो क्या था, जो लेफ्ट हैंड साइड का जो फिगर था वो कांस्टेंट था, ठीक है। यहां पे भी वर्टिकल एरो फिर पॉइंटिंग टुवर्ड्स टॉप। यहां पे भी जो एरो था पॉइंटिंग टुवर्ड्स डाउन था, लेकिन वर्टिकल था। तो यहां वाला जो रहेगा, इस वाला जो पोर्शन रहेगा, ये भी सेम हो जाएगा। ये और यहां पे जो आना है वो भी सेम हो जाएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा? जो ऑलरेडी यहां पे दे रखा है। तो हमारा आंसर फिर से क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। तो दोनों ही साइड से जब हम मूव कर रहे हैं तो हमारा आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो जो अगला क्वेश्चन है इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 29, 13, 18, 33, x, 19, 30, 27, 3, ठीक है। मेथड क्या रहेगा? सेम रहेगा। पहले इधर मूव करते हैं, इस डायरेक्शन में मूव करते हैं। इस डायरेक्शन में जब नंबर वाला प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले हम एडिशन करके देखते हैं कि एडिशन से कुछ बन रहा है क्या। उसके बाद अगर एडिशन से कुछ नहीं बनता है तो मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं। मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है तो कुछ फैक्टर्स यूज करते हैं कि कुछ फैक्टर्स है आपस में रिलेटेड, ठीक है। तो यहां पे एडिशन करके हम देख लेते हैं सबसे पहले कि एडिशन से कुछ बन रहा है क्या। तो आप जब इन तीनों को ऐड करोगे, 29 प्लस 13 42, 42 प्लस 18 इज इक्वल्स टू 60। इन सबका सम कर दो, ठीक है। उसी तरह जब हम इनका सम करें तो 30 प्लस 27 57, और 57 प्लस 3 क्या आ जा रहा है हमारा? 60 आ जा रहा है। तो दो का एलिमेंट हम देख रहे हैं, सम जो है 60 आ जा रहा है। तो इनका भी जब हम एडिशन करेंगे, मतलब 33 प्लस x प्लस 90 इज इक्वल्स टू क्या आ जाना चाहिए हमारा? 60 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 33 प्लस 19 क्या हो जाएगा? 33 प्लस 19 क्या हो जाएगा? 52। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60 माइनस 52 8 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 आ जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा कुछ इस टाइप से दे रखा है फिगर, और आपको एलिमेंट पता करना है कि यहाँ पे कौन सा एलिमेंट होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में एक मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पे एक ट्राइंगल होगा, यहाँ पे ऑलरेडी एक ट्राइंगल होगा। उसके बाद हम अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मेथड क्या रहेगा हमारा? मेथड यही रहेगा कि आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, पहले रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेंगे। और चूंकि दो एलिमेंट्स दे रखे हैं आपको हर बॉक्स में, तो हर एक एलिमेंट्स को तोड़ के देखना है कि उसका क्या मूवमेंट हो रहा है या उसका क्या रिलेशनशिप बन रहा है अगले वाले बॉक्स से, और उसके बेसिस पे हम अपना कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे।
तो पहला एलिमेंट हमारे पास सर्कल है, तो सर्कल यहाँ पे कितना है 4 है, यहाँ पे कितना है 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सर्कल कितना है 3 है, यहाँ पे सर्कल कितना है 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे सर्कल कितना है 2, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा। जैसे देख रहे हैं जब भी आप हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हो तो नंबर ऑफ सर्कल्स हर एक बॉक्स में कम होते जा रहे हैं। जैसे यहाँ 4 था तो 1 कम हुआ 3 हुआ, यहां से 1 कम हुआ तो 2 हुआ, उसी तरह यहाँ पे 3 था 1 कम होके 2 हुआ, फिर 1 कम होके 1 हो गया, यहाँ पे 2 था 1 कम होगा तो 1 आ जाएगा, और फिर 1 कम होगा तो क्या आ जाएगा 0। या मतलब इस वाले बॉक्स में सर्कल तो नहीं बनेगा। ऑप्शंस चेक कर लेते हैं, ऑप्शंस चेक कर लेते हैं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। अब ऑप्शन को वैलिडेट भी कर लेते हैं। वैलिडेशन कैसे होगा, दूसरा जो एलिमेंट हम देखेंगे वो हमारा 2 ट्रायंगल आना चाहिए। तो पहले केस में देखें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं 2, यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे 4 हो गए। उसी तरह यहाँ पे एक ट्रायंगल हो गया, मैंने पहले बोला था यहाँ पे एक ट्रायंगल में मिसप्रिंटिंग थी, यहाँ पे एक ट्रायंगल आएगा, यहाँ पे एक ट्रायंगल हो गया, यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे 0 ट्रायंगल्स हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितने आएंगे 2 ट्रायंगल्स आएंगे, तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स आ रहे हैं। इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो सवाल है आपका, अगला जो सवाल है इसमें पूछ रखा है विद रेफरेंस टू द फिगर, ये फिगर आपको दे रखी है, उसमें पूछ रखा है नंबर ऑफ डिफरेंट रूट्स फ्रॉम एस टू टी विदाउट रिट्रेसिंग फ्रॉम यू और वी। मतलब पीछे नहीं आना है, आपको एक ही डायरेक्शन में मूव करना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिफरेंट रूट्स पूछा है, नंबर ऑफ डिफरेंट रूट्स फ्रॉम एस टू टी, और यहां दे रखा है टी इज द नेक्स्ट नोड आफ्टर वी। तो टी कौन सा नोड होगा, टी कौन सा नोड होगा, जैसे अगर एक एस एक नोड है, यू एक नोड है, वी एक नोड है, तो दे रखा है टी इज द नेक्स्ट नोड आफ्टर वी, तो टी कौन सा होगा, ये वाला नोड होगा। और अगर ये वाला नोड होगा तो हमने देख रखा है और पूछ रखा है यहाँ पे कि डिफरेंट रूट्स पूछा है एस और टी के बीच में, एस और टी के बीच में नंबर ऑफ डिफरेंट रूट्स कितने होंगे। तो बेसिकली दोस्तों ये हमने ऑलरेडी सीख रखा है, कौन से चैप्टर में, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के चैप्टर में। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के चैप्टर में हमने आपको ऑलरेडी वहां पे पढ़ा रखा है कि जब भी इस टाइप के डिफरेंट रूट्स दे रखे होते हैं या नंबर ऑफ मोड्स दे रखे होते हैं, डिफरेंट मोड्स दे रखे होते हैं, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हम यूज करेंगे और उसके बेसिस पे हम अपना आंसर लेके आएंगे। तो नंबर ऑफ रूट्स यहाँ पे कितने हैं, एक तो ये वाला रूट हो गया, एक ये रूट हो गया, एक ये रूट हो गया। एस से यू जाने के लिए 3 रूट्स हैं, यू से वी जाने के लिए कितने रूट्स हैं, एक ये है और एक ये है। यू से वी जाने के लिए 2 रूट्स हैं। वी से टी जाने के लिए कितने रूट्स हैं, वी से टी जाने के लिए कितने रूट्स हैं, 3 रूट्स हैं। एक ये हो जाएगा, एक रूट ये हो जाएगा, एक रूट ये हो जाएगा। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 3, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, तो हमारा आंसर 18 हो जाएगा। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है, ये हमने पीएनसी में डिटेल में डिस्कशन कर रखा है दोस्तों, आप उसको देखिए, समझिए। ठीक है, और इस शॉर्ट ट्रिक को यूज करके अपना आप आंसर ला सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ये 4 फिगर आपको दे रखा है और पूछ रखा है कि इसके बाद का फिगर कैसा आएगा, इसके बाद का फिगर कैसा आएगा। तो चलिए इन चारों फिगर को एनालाइज कर लेते हैं। ये 4 ऑप्शंस है आपके, आपको डिटरमाइन करना है कि कौन सा आंसर सही है। ठीक है, तो चलिए चारों को जो फिगर दे रखा है उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो ये जो फिगर है इसमें आपका जो शेडेड पोर्शन है वो किस डायरेक्शन में आ रहा है, लेफ्ट। उसके जस्ट नीचे देखें तो शेडेड पोर्शन कहां आ गया, राइट, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, लेफ्ट राइट का फिगर बन रहा है। ठीक है, अब इस फिगर के एलिमेंट्स को हम तोड़ रहे हैं। पहले हम ये वाला लेफ्ट साइड वाला पोर्शन पूरा देख रहे हैं। अगर हम इसको 2 पार्ट्स में तोड़ दें, ठीक है, और इसके अंदर भी अगर शेडेड रीजन को देखें, किधर आ रहा है, लेफ्ट की डायरेक्शन में, और यहाँ पे कहां पे आ रहा है, राइट की डायरेक्शन में। इस फिगर को भी उस हिसाब से तोड़ देते हैं। यहाँ पे जो शेडेड पार्ट है ये कहां पे आ रहा है, राइट में आ रहा है, और यहाँ का शेडेड पार्ट लेफ्ट में आ रहा है। ठीक है, इस फिगर को भी तोड़िए। बस हम अभी बस इसको एनालाइज कर रहे हैं, हर फिगर में इसको एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम एनालाइज करें तो ये शेडेड पार्ट कहाँ है, बॉटम में है। अगर हम इसको बॉटम हाफ मान लें तो ये कौन से पार्ट में है, टॉप पार्ट में है। फिर हमको इसको एनालाइज करना होगा, ये टॉप में है तो ये बॉटम में। तो आपने देखा दोस्तों कि इसमें रिलेशनशिप क्या है, जो भी ऊपर वाला जो सर्कल है
ऊपर वाला जो सर्कल है अगर लेफ्ट में शेडेड है तो नीचे वाला सर्कल उसके जस्ट अपोजिट में शेडेड है। अगर वो टॉप में शेडेड है तो नीचे वाला जो सर्कल है उसमें बॉटम में शेडेड है, और अगर वो बॉटम में शेडेड है तो जस्ट नीचे वाला जो सर्कल है वो टॉप पे शेडेड होगा। तो जस्ट अपोजिट शेड जो है यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं। अगर हम फिगर का बस ये वाला पार्ट देखें, फिगर का अगर हम ये वाला पार्ट देखें, दूसरा वाला पार्ट हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं। तो लेफ्ट का राइट हो रहा है और टॉप का बॉटम हो रहा है, लेफ्ट का राइट हो रहा है और टॉप का बॉटम हो रहा है, बॉटम का टॉप हो रहा है, राइट का लेफ्ट हो रहा है। तो सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये टॉप पे है तो बॉटम पे आ रहा है, तो ये आंसर आपका हो सकता है। यहाँ पे ये लेफ्ट में है, नीचे में यहाँ पे राइट में आ रहा है, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है। लेकिन ये ऑप्शन जो है, यहाँ पे शेडेड पोर्शन जो है, यहाँ पे शेडेड पोर्शन जो है वो लेफ्ट में है, लेकिन यहाँ पे शेडेड पोर्शन कहाँ पे आ रहा है, टॉप में आ रहा है। तो लेफ्ट और टॉप का तो कोई रिलेशन ही नहीं था, लेफ्ट का राइट से रिलेशन था, टॉप का बॉटम से रिलेशन था, तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक उसी तरह यहाँ पे ये टॉप में आ रहा है और ये राइट में आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जब हमने आधा पार्ट देखा था, आधा पार्ट फिगर का देखा था, तो या तो लेफ्ट राइट में रिलेशन था या फिर टॉप बॉटम में रिलेशन था। तो यहां तो लेफ्ट और टॉप में रिलेशन आ रहा है और टॉप और राइट में रिलेशन आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शंस तो आपके गलत हो जाएंगे। अब इन दोनों ऑप्शंस को देखते हैं। तो सब इसके लिए हमें ये वाला जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो एनालाइज करना पड़ेगा। वो कैसे करें देखते हैं। देखिए, अब ये वाला हम देखें, जहां पे लेफ्ट आ रहा है, मतलब जब फिगर इस टाइप से शेडेड आ रही है और ये इससे कनेक्टेड है और ये इस टाइप से शेडेड है, उसके साथ वाला मतलब अदर हाफ का जो बॉक्स बन रहा है वो टॉप बॉटम का कॉम्बिनेशन बन रहा है। कैसा बन रहा है? टॉप बॉटम का कॉम्बिनेशन बन रहा है। जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है टॉप बॉटम का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो वैसे ही कॉम्बिनेशन हमारे आंसर में होने चाहिए, वैसे ही कॉम्बिनेशन हमारे आंसर में होने चाहिए। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। और दूसरी बात क्या होगी, ये आप ये देखो, पहला फिगर जो है, पहला फिगर लेफ्ट राइट था। पहला फिगर का अगर हम ये वाला ही पोर्शन देखें तो लेफ्ट राइट था। दूसरा क्या था? राइट और लेफ्ट था। राइट और लेफ्ट था। तीसरा क्या हो गया? बॉटम और टॉप। तीसरा बॉटम और टॉप हो गया, ये बॉटम में शेडेड है, ये टॉप में शेडेड है। और चौथा फिगर क्या हो गया? ये टॉप में शेडेड है और ये बॉटम में शेडेड है। तो हमने देखा लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, बॉटम टॉप एंड टॉप बॉटम। तो नेक्स्ट फिगर कैसा बनेगा? ये सारे ही प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं, तो नेक्स्ट फिगर कैसा बनेगा? जो पहला फिगर है वैसा बन जाएगा। मतलब लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट हो गया, टॉप बॉटम, बॉटम टॉप हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट फिगर कैसा बनेगा? लेफ्ट राइट वाला बनेगा जो सीरीज में आएगा। ठीक है, तो लेफ्ट राइट वाला फिगर दोनों में से कौन सा है? ये वाला है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो सवाल है हमारा, ये ऑलरेडी हमने पिछले वाले क्विज में इसी टाइप का सवाल देख रखा था कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अ बेल रिंग्स एवरी 18 मिनट्स, सेकेंड बेल रिंग्स एवरी 24 मिनट्स एंड थर्ड बेल रिंग एवरी 32 मिनट्स। तो ये साथ में कब बजेंगे? मान लो अभी 8 बज रहा है, अगली बार ये साथ में कब बजेंगे? तो बेसिकली ये क्वेश्चन किस चीज का है दोस्तों? ये क्वेश्चन एलसीएम का है। जो भी इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा वही आंसर हो जाएगा हमारा। तो अगर एक बेल 18 मिनट्स में बज रही है, दूसरी 24 में बज रही है और तीसरी 32 में बज रही है, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? तो एलसीएम हम कैसे निकालते हैं? डिवीजन मेथड से देख लेते हैं। तो इन सब में कॉमन क्या है? 2 से हम डिवाइड कर देते हैं सबसे पहले, तो ये 9 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा और ये 16 आ जाएगा। फिर 4 से डिवाइड कर देते हैं, ये 9 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों में एक बार 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 3 9 1 और ये 4। तो एक भी फैक्टर हमारा 4 आ गया और इन दोनों में कोई रिलेशन तो है नहीं। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा? 4 3 12, 12 3 36, 36 2 72 और 72 4 क्या हो जाएगा? 72 4 क्या हो जाएगा? 4 2 8 और 7 4 28। मतलब इसका क्या हो गया? 288 मिनट बाद ये तीनों ही घंटियां फिर से बजेंगी।
तो 288 मिनट को हम आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 288 मिनट को अगर आवर्स में कन्वर्ट करें तो क्या बोल सकते हैं, 240 प्लस 48, 240 प्लस 48, 240 हमने क्यों लिखा, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा होता है। तो अगर हम 60 से इसको डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 4 आवर्स, और ये एज इट इज 48 मिनट्स लग जाएगा। तो 4 आवर्स 48 मिनट्स बाद तीनों साथ में बजेंगे। तो 8 बजे अगर एक साथ तीनों का रिंग हुआ है तो नेक्स्ट टाइम तीनों रिंग कितने बजे होंगे, 4 घंटे 48 मिनट बाद। और जब हम इसमें 4 घंटा और 48 मिनट जोड़ें तो कितना आ जाएगा हमारा, 12:48 मिनट। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है इसमें दे रखा है आवर एंड मिनट हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मूव विदाउट जर्क। ये बोल रखा है कि इसको अज्यूम के लिए कि कोई जर्किंग नहीं हो रही है उन दोनों के बीच में। और दूसरा दे रखा है द क्लॉक शोज अ टाइम बिटवीन 8 o'clock और 9 o'clock। तो क्लॉक इज बिटवीन 8 to 9, जो टाइम है 8 से 9 बजे के बीच का है। 2 hands ऑफ द क्लॉक आर वन अबव द अदर। ठीक है, ये हमने क्लॉक के चैप्टर में बड़े डिटेल में डिस्कस कर रखा है दोस्तों, कि जब भी 2 hands ऑफ द क्लॉक वन अबव द अनदर होंगे तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, 0 होगा। उनके बीच का एंगल क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो अगर थीटा एंगल है उन दोनों के बीच का, और हमारा फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इक्वल टू 30h माइनस 11/2n। थीटा की वैल्यू क्या रखी हमने, 0 रख के h की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाली आ जाएगी। तो 30 into 8 माइनस 11/2m। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 240 into 2 480/11। m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 480/11। तो किस टाइम पे 8 से 9 के बीच में दोनों ओवरलैप करेंगे, किस टाइम पे ओवरलैप करेंगे, तो इसको जरा चेंज कर लेते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 11 4 जा 44, बच गया क्या 40, 11 3 जा 33, 11 3 जा कितना हो जाएगा 33, बच गया क्या 7, 43 7/11। तो 43 7/11, 8 43 7/11 पे ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। 8 आवर्स 43 7/11 पे ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, अब पूछ रखा है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल द 2 hands will be again lying one above the other। मतलब कितने मिनट बाद दोनों हैंड एक दूसरे के ऊपर फिर से होंगे। तो अब ये देखिए, ये हमें पता होता है कि हर घंटे में जो ओवरलैपिंग होती है वो एक बार होती है। तो 8 से 9 के बीच में ऑलरेडी एक बार ओवरलैपिंग हो गई, कितने बजे, इतने बजे हो गए। तो नेक्स्ट ओवरलैपिंग कितने बजे होगी, 9 से 10 के बीच में होगी। नेक्स्ट ओवरलैपिंग कब होगी, 9 to 10 के बीच में होगी। और 9 to 10 के बीच में अगर ओवरलैपिंग होगी तो फिर से एंगल क्या बनेगा, 0 बनेगा। उसके करस्पॉन्डिंग हम मिनट निकाल लेंगे और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको क्या रख करना है, थीटा इज इक्वल्स टू फिर से वही 30h माइनस 11/2m। तो h की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, इस बार 9 आ जाएगी। तो 30 into 9 क्या हो जाएगा, 270 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -270, माइनस से माइनस चला जाएगा, 2 उछल के इधर आ जाएगा। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 540/11। m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 540/11। इसको अगर हम चेंज करें तो क्या लिख सकते हैं, 11 4 जा 44, बच गया क्या 54 में से 44 चला गया 10 और एक 0 और आ गया 100। तो 11 9 जा 99, 1/11। तो अगला टाइम क्या हो जाएगा जब ओवरलैप होगी, 9 आवर्स एंड 49 1/11 मिनट्स। 49 1/11 मिनट्स। तो आप देख सकते हैं दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। 8:43 से लेके 9:43 तक कितना हो गया, 60 मिनट्स। और वहां से आप 6 मिनट के राउंड और जोड़ दीजिए तो आपका आंसर आएगा 6 मिनट से थोड़ा कम। तो 6 मिनट 60 प्लस 6 मिनट से थोड़ा कम क्या होगा, 60 60 मिनट तो ऑलरेडी हो गया, प्लस 6 मिनट से थोड़ा कम मतलब 5 मिनट के राउंड का कुछ। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 65। तो दोस्तों ये प्रॉपर मेथड होता है आपको सॉल्व करने का कि ऑलमोस्ट 65 मिनट्स बाद जो घड़ी की सुई है ना वो आपस में ओवरलैप करते हैं। ठीक है, वो कैसे करते हैं वो हमने निकाल के देख लिया। और ये मेथड ये सब आता कहां से है, ये ऑलरेडी हम क्लॉक वाले चैप्टर में आपके लिए डिटेल में डिस्कशन कर रखे हैं। ठीक है दोस्तों,
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा उसमें दे रखा है, द टोटल टिकट सोल्ड वेयर 420। मतलब टोटल नंबर ऑफ टिकट्स हमारे पास कितने हैं? 420। हाफ ऑफ दिस टिकट्स वेयर सोल्ड एट द रेट ऑफ ₹5 ईच। 420 का आधा कितना हो जाएगा? 210। और ये कितने पे सेल किया गया? ₹5 पे। तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा? 1050। ठीक है। 1/3 एट द रेट ऑफ 3 ईच। अगर हम 420 का 1/3 निकालें तो क्या हो जाएगा? 1/3 ऑफ 420 क्या हो जाएगा? 140। और वो कितने रुपए पे सेल किया गया है? ₹3 पे सेल किया गया है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 0 0, 4 3 12, 12 1, वापस से 420 आ जाएगा। तो हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारा वैल्यू क्या आ जा रहा है? सबसे पहले वो देख लेते हैं। 1470, 1470 रुपए का सेल ऑलरेडी हो चुका है। एंड रेस्ट इज फॉर 2 ईच। रेस्ट क्या है? ₹2 में सेल किया गया है। 210 ₹5 पे, 140 ₹3 पे। तो टोटल कितने अभी तक सेल हो गए? इन दोनों को ऐड कर दे तो क्या आ जाएगा? इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, 210 और 140 को ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 210 प्लस 140 इज इक्वल टू 350। बच गया कितने पास? कितना हमारे पास? 420 माइनस 350। बच कितना गया? 420 माइनस 350। इसकी वैल्यू क्या आती है? 70 आती है। इसकी वैल्यू कितनी आती है? 70 आती है। और इनको कितने रुपए पे बेचना है? ₹2 पे दे रखा है। तो 70 into 2 क्या हो जाएगा? 140। तो 140 हम इसमें ऐड कर देते हैं और 140 हम इसमें और ऐड कर देते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1610। तो पूछ रखा है व्हाट वाज द टोटल अमाउंट रिसीव्ड। तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड क्या हो जाएगा? 1610। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो सवाल है हमारा ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है और पूछ रखा है फॉलोइंग ग्राफ शोज द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 2 फ्रूट सेलर्स ए एंड बी। ए और बी जो है ये दोनों फ्रूट सेलर्स हैं। ठीक है। और ये वाला जो ग्राफ है ये ए का ग्राफ है और जो दूसरा वाला जो ग्राफ बन गया वो बी का है। ठीक है। और वाई एक्सिस पे क्या दे रखा है? एवरेज प्रॉफिट इन थाउजेंड्स। वाई एक्सिस पे क्या दे रखा है? एवरेज प्रॉफिट। और एक्स एक्सिस पे क्या दे रखा है? ईयर। एक्स एक्सिस पे ईयर दे रखा है। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है इन विच ईयर इज द एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी से। अब देखिए दो ग्राफ्स हैं, आपको कोई भी 2 ग्राफ्स दे रखे हो और पूछ रखा है कि मतलब y एक्सिस और x एक्सिस का रिलेशन है। ठीक है। और बोल रखा है कि 2 ग्राफ हैं वो आपस में सेम कब होंगे? 2 ग्राफ्स दे रखे हैं वो आपस में सेम कब होंगे? या तो वो दोनों के ऊपर इंटरसेक्ट करें, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट पे दोनों की वैल्यू सेम होगी। जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेंगे दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो यहाँ पे ए और बी ग्राफ कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? इस वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये वाला ईयर कौन सा है हमारा? 1996। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1996। इन विच ईयर इज द एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी सेम। एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए और बी सेम किस ईयर में? इसको दूसरे मेथड से देखें तो अगर एवरेज प्रॉफिट 4 के करस्पॉन्डिंग हम देखें, 4 पे ए और बी का जो प्रॉफिट है दोनों बराबर है। 4 पे ए और बी का जो प्रॉफिट है दोनों बराबर है। तो 4 कहां पे लाई कर रहा है? 1996 पे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1996। तो जहां भी ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा वो ईयर हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि जहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट होगी वहां पे दोनों ग्राफ्स की वैल्यू सेम होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ बी एंड ए इन द ईयर 1998। तो चलते हैं 1998, ये आपका 1998 का ईयर हो गया और पूछ रखा है डिफरेंस इन एवरेज प्रॉफिट। तो 1998 में ए की प्रॉफिट क्या है? ये है। इसको अगर हम इस ग्राफ को अगर हम यहां पे लेके आए तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है। और बी को अगर 1998 के करस्पॉन्डिंगली देखें तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आया? अगर ये 4 है और ये 3 से कुछ ज्यादा है और कितना ज्यादा है ये तो हमें पता नहीं। पूछ रखा है डिफरेंस बिटवीन
एवरेज प्रॉफिट ऑफ बी एंड ए इन द ईयर 1998। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ बी क्या है? ज्यादा है। एवरेज प्रॉफिट ऑफ बी क्या है? ज्यादा है। क्यों? क्योंकि बी ए से ऊपर पे है, बी ए से ऊपर पे है, तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव डिफरेंस क्या दे रखा है? ये। और हमारी आंसर फिर क्या आ जाएगी? 600। 1000 क्यों नहीं आएगा? 1000 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये 3 के ऊपर है। ये वैल्यू 3 के ऊपर है, और 4 - 3 अगर हम करते तो हमारा आंसर 1000 आता। लेकिन ये वाली वैल्यू तो 3 से ऊपर है ना, ये वाली वैल्यू जो 3 से ऊपर है, तो हमारा वैल्यू 1000 से कम आएगा। तो वैल्यू जो आया 1000 से कम, और जो रिजल्ट्स आने थे वो पॉजिटिव आने थे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो सवाल है उसमें दे रखा है, हाउ मच मोर एवरेज प्रॉफिट डिड ए मेक इन द ईयर 2000 देन इन द ईयर 1999। अब ए के बारे में ही पूछ रखा है कि 1999 में जो उसने प्रॉफिट बनाई और 2000 में जो उसने प्रॉफिट बनाई, दोनों में क्या डिफरेंस है? मतलब कितना ज्यादा उसने 2000 में प्रॉफिट बनाई 1999 के करस्पॉन्डिंगली। तो 1999 पे हम जाते हैं और ए का कर्व देखते हैं। 1999 पे हम गए और ए का अगर हम कर्व देखें तो कुछ ऐसा है, कुछ ये मान लेते हैं। और 2000 में जाते हैं, 2000 में जाके ए का कर्व देखते हैं, 2000 में कुछ ये वाला कर्व आ जाएगा, 2000 में कुछ ये वाला पॉइंट आ जाएगा। 2000 में इसकी वैल्यू क्या है? 6। और 1999 में इसकी वैल्यू क्या है? 1999 में इसकी वैल्यू क्या है? 4। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? हमारे आंसर में 2 कहीं आना चाहिए। हमारे आंसर में 2 कहीं आना चाहिए। तो ये और ये तो चला गया। ठीक है, बच गया 2000 या 200, वो भी देख लेते हैं। अब ये देखिए, वाई एक्सिस पे जो वैल्यू है वो किस चीज में दे रखी है? इन थाउजेंड्स। तो 6 - 4 जब करेगा तो 2 तो आएगा ही आएगा, 2 तो आएगा, लेकिन उसका जो स्केलिंग होगा वो क्या होगा? थाउजेंड्स में होगा, क्योंकि दे रखा है प्रॉफिट जो है ये 1 है, तो ये 1 नहीं है, ये 1000 है। इसको स्केलिंग करके 1 लिखा गया है। ठीक है, तो उसी तरह जब हम लोग डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर 2 आएगा, लेकिन जब हम इसको स्केल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 × 1000 करना होगा हमें, तो हमारा वैल्यू क्या आना चाहिए? 2000। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो सवाल है उसमें दे रखा है, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ बी। बी का ट्रेंड पूछा है 1997 से 2000 की तरफ। ठीक है, बी का एवरेज प्रॉफिट का ट्रेंड पूछा है कि वो कैसा है। तो देख लेते हैं, 1997 कहां है? यहां है। ठीक है, और टू द ईयर 2000 तक क्या है? 2000 का ये पॉइंट हो गया बी का, 2000 का ये वाला पॉइंट हो गया बी का। तो यहां से यहां जाएं, यहां से यहां जाएं, तो क्या हम इससे इन्फर कर सकते हैं? ऑप्शंस चेक करते हैं। नॉन इंक्रीजिंग होगा क्या? ऐसा तो है नहीं, क्योंकि इस फेज में वो इंक्रीज कर रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। स्टेडी तो है नहीं, क्योंकि जो ग्राफ का जो स्लोप है वो चेंज हो रहा है। ये यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे स्लोप 0 है। ठीक है, तो स्टेडी भी नहीं होगा। फ्लक्चुएटिंग है क्या? फ्लक्चुएटिंग हम किसको बोलते हैं? कुछ इस टाइप का ग्राफ जब रहता है तो हम इसको फ्लक्चुएटिंग बोलते हैं। वो भी नहीं है यहाँ पे, वो भी नहीं है यहाँ पे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नॉन डिक्रीजिंग। इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो ग्राफ जो है हमारा, पहले तो कांस्टेंट है, उसके बाद ऐसे इंक्रीज हुआ, उसके बाद ऐसे इंक्रीज हुआ। तो ग्राफ या तो कांस्टेंट है या तो इंक्रीजिंग है। तो इसको हम उल्टे टर्म्स में क्या बोल सकते हैं कि ग्राफ नॉन डिक्रीजिंग है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? नॉन डिक्रीजिंग। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? नॉन डिक्रीजिंग। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, यहां पे आपसे क्वेश्चन दे रखा है कि दिस इज द टेबल ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 2 स्टूडेंट्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ठीक है, और क्वेश्चन दे रखा है डिफरेंस इन द मीन एग्रीगेट परसेंटेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इज। ठीक है, तो उन दोनों के परसेंटेज में क्या डिफरेंस है वो पूछ रखा है आपसे। और ये स्टूडेंट ए है, ये स्टूडेंट बी है, उसके मार्क्स दे रखे हैं। इंग्लिश में स्टूडेंट्स ए को 60 है, मैक्सिमम मार्क्स जो है 100 है। साइकोलॉजी में 70 है, मैक्सिमम मार्क्स 100 है। हिस्ट्री में 30 है, मैक्सिमम मार्क्स 100 है। संस्कृत में ए को 50 और मैक्सिमम मार्क्स 50 है। उसी तरह बी का ये वैल्यू दे रखा है, स्टूडेंट को कितने मार्क्स आए हर सब्जेक्ट में और उसके मैक्सिमम मार्क्स कितने। तो परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं? टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, तो ए के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड कितना हो जाएगा?
60 प्लस 70 130 प्लस 30 160 प्लस 50 210। ठीक है, और मैक्सिमम मार्क्स का टोटल क्या है? 100 200 300 350। ठीक है, उसी तरह बी का अगर हम टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स निकालें तो वो कितना है? 80 प्लस 70 150 प्लस 60 210 प्लस 15 210 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 225। और इसको ऐड करें, मैक्सिमम मार्क्स दैट बी को के लिए क्या है? मैक्सिमम मार्क्स हर सब्जेक्ट के लिए बी के लिए क्या है? 150 प्लस 100 250 350 प्लस 25 ये क्या हो जाएगा? 375। अब पूछा क्या है? पूछा इन दोनों का डिफरेंस नहीं है, पूछा है कि इन दोनों में इन्होंने जो परसेंटेज ऑब्टेन किया उसका डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इन द मीन एग्रीगेट परसेंटेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे? ए का परसेंटेज निकालेंगे, उसके बाद बी का परसेंटेज निकालेंगे। तो ए का परसेंटेज कैसे निकलेगा? टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मैक्सिमम मार्क्स इंटू 100 हम बाद में कर लेंगे। बी का परसेंटेज कैसे निकालेंगे? टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मैक्सिमम मार्क्स। इसको अगर हम देखें, 0 से 0 चला जाएगा, 7 3 21 एंड 7 5 35। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 3/5। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 25 9 25 और नीचे क्या आ जाएगा? 25 1 25 बच गया क्या? 125। नीचे क्या आ जाएगा? 15। इसको अगर हम काटें, इसको अगर हम काट रहे हैं तो 3 3 9 और 3 5 15। तो यहां पे क्या वैल्यू आ गई? 3/5। यहां पे क्या वैल्यू आ गई? 3/5। इन दोनों को परसेंटेज में कन्वर्ट करें, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर दोनों ही फ्रैक्शन सेम है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी तो सेम ही परसेंटेज बनेगा ना। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 0। दिस माइनस दिस 0। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 0। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो सवाल है हमारा, अगला जो सवाल है इसमें पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे कुछ डेटा दे रखी है आपको और उसके बेसिस पे आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। बेसिकली बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो डेटा क्या क्या दे रखा है? डेटा क्या क्या दे रखा है? डेटा दे रखा है, पॉपुलेशन दे रखा है किसमें? लैक्स में। और इनकम दे रखा है किसमें? करोड़्स में। ठीक है, और यहाँ पे ईयर दे रखा है 1992 1993 1994 और 1995। ठीक है, और क्वेश्चंस कुछ इस टाइप से दे रखे हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं दोस्तों, अगर परसेंटेज वाला कुछ ऑप्शंस दे रखा होता है ना, उसको हम बाद में उसको देखते हैं। सबसे पहले कुछ स्पेशल वैल्यू अगर दे रखी होती है तो उस ऑप्शन को सबसे पहले चेक करते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? पर कैपिटा इनकम वाज ऑलवेज अबव 5000। अगर पर कैपिटा इनकम इज ऑलवेज अबव 5000 तो जरा सा ये देख ले क्या कि अगर 5000 अगर पर कैपिटा इनकम होता है तो उसको कैसे निकालेंगे? टोटल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, यही आपका होगा पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम यही होगा। अगर इसको लिख देते हैं पर कैपिटा इनकम, मतलब टोटल इनकम इज इक्वल्स टू पर कैपिटा इनकम इनटू पॉपुलेशन। पर कैपिटा इनकम उसने बोल रखा है कि हर साल में 5000 के ऊपर है। ठीक है, पॉपुलेशन कितना है यहाँ पे? 20। और पर कैपिटा इनकम मान लीजिए ब्रेक इवन के लिए हम 5000 मान लेते हैं कि 5000 है पर कैपिटा इनकम 1992 में। तो 20 को अगर 5000 से मल्टीप्लाई करें, 20 को 5000 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आएगा? 5 2 10 और उसके साथ 4 0। 5 2 10 उसके साथ 4 0। और इसको अगर हम करोड़ में कन्वर्ट करें, इसको अगर हम करोड़ में कन्वर्ट करें तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1000। हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1000। उसी तरह सेम अगर इसको भी अगर हम 50 से मल्टीप्लाई करें, 50 से हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो स्केल का फैक्टर है। 50 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो स्केल का फैक्टर हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो 50 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ जाएगा? 1050। इसको 50 से मल्टीप्लाई किया था तो क्या हो गया था? 1000। ठीक है, इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 2 10 5 2 1100। और इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 3 15, हाथ में बचा 1, 5 2 10 1 11 ये आ गया। तो क्या आप देख सकते हो कि हर केस में जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है,
ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है, ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि हमारा जो आंसर है ये सही है, ये हमारा जो आंसर है वो सही है। बाकी सारे ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं, जब क्वेश्चन कर ही रहे हैं तो बाकी सारे ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। तो लास्ट ऑप्शन क्या है, पर कैपिटा इनकम वाज हाईएस्ट इन 1994। पर कैपिटा इनकम वाज हाईएस्ट इन 1994। तो पर कैपिटा इनकम अगर हम निकालें, पर कैपिटा इनकम हम कैसे निकालेंगे, पर कैपिटा इनकम कैसे निकालेंगे, 1225 डिवाइडेड बाय 22। ठीक है, इसका कैसे निकालेंगे, ट्रिपल लूप डिवाइडेड बाय 21। इसका कैसे निकालेंगे, 1010 डिवाइडेड बाय 20। और इसका कैसे निकालेंगे, इसका कैसे निकालेंगे हम लोग आंसर, 1345 डिवाइडेड बाय 23। तो जब आप ये निकालोगे, जब आप ये निकालोगे तो आपका आंसर 1994 नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद दे रखा है पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 5% और मोर एवरी ईयर। ठीक है, तो पॉपुलेशन के ग्राफ में जाए तो पहले ही साल क्या हो रहा है, पहले साल क्या हो रहा है, कितना इंक्रीज हुआ, 20 से 21 गए, इंक्रीज 1 का हुआ और बेस क्या लेंगे 20। तो पहला परसेंटेज तो ये हो जाएगा 1/20 इंटू 100, ये क्या हो जाएगा 5%। दूसरा में क्या हुआ, 21 से 22 गए तो इंक्रीज कितना का 1, लेकिन बेस इस बार क्या हो जाएगा 21। तो 21 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 5 से कम आ जाएगा ना, ये 5 से कम आ जाएगा। और दे क्या रखा है, पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 5% और मोर, 5% और मोर एवरी ईयर, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इनकम इंक्रीज बाय 10% और मोर एवरी ईयर। पहला साल का देख लेते हैं, कितना इंक्रीज हुआ इनकम, 1 माइनस 1 0 1 0, तो ये कितना आ जाएगा 1 0 1 और ये 0, तो 101 इंक्रीज हुआ। पहला साल में कितना इंक्रीज हुआ, 101। तो इंक्रीज इज 101, बेस कितना है हमारा 1010, तो बाय 10 से चला जाएगा और इंटू 100 आ जाएगा परसेंटेज के लिए, 10 से 10, तो 10% हो जाएगा पहले साल के लिए, 10% हो जाएगा 92 से 1993 के लिए। अब 1993 से 1994 के लिए चेक करते हैं, 1993 से 1994 के लिए चेक करते हैं, तो 1225 माइनस 1 ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 411। तो 114 इंक्रीज हुआ, बेस कितना है हमारा 1111। ठीक है, बेस हमारा ये है इंटू 100। अब आप देख सकते हैं क्या देखना है यहाँ पे कि 114 जो है ये 4 टाइम्स 1 जो हमने लिखा है उससे बड़ा है, उससे बड़ा है। मतलब अगर इसको अगर हम 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, इंटू 10 करें, तो ये वैल्यू जो है ग्रेटर देन 10% आ जाएगी। तो 10% ऑफ बाय मोर इस केस में भी सेटिस्फाई हो गया। अब 1994 से 1995 में देखते हैं, 1994 से 1995 में देखते हैं, तो 1995 में 1345 था इनकम, 1994 में कितना इनकम था 1225, तो इंक्रीज कितना का हुआ 0, उसके बाद यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, इंक्रीज कितना का हो गया 120 का इंक्रीज हो गया। तो 120 का इंक्रीज हुआ, बेस कितना है 1225, बेस कितना है 1225 और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100। अब आप देख रहे हैं दोस्तों, जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा और 100 से गुना कीजिएगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 10 से कम आ जाएगी, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं ये वाला जो क्वेश्चन था काफी लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन इसको हमने शॉर्ट से कैसे किया, तो मैंने जो आपको बताया कि इन क्वेश्चंस में सबसे पहले हम वो ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं जिनमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे रखी हो, मतलब एक डेटा यूज करके आप आंसर निकाल सको, और आंसर भी कैसा जो कि नंबर के फॉर्म में हो, क्योंकि परसेंटेज निकालना थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। इस कारण से जो अगर नंबर में दे रखा होता है ऑप्शन, उसको हम सबसे पहले चेक करते हैं। तो इस केस में अगर हम इसको चेक करते, वहां से वेरीफाई करते, तो हमारा आंसर एक ही कैलकुलेशन में आ जाता। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें दे रखा है A and B decide to travel from place X to place Y, मतलब X से Y ट्रेवल करने वाले हैं बाय बस। A has ₹10 with him, A के पास कितने पैसे हैं, A के पास कितने पैसे हैं 10 रुपए हैं, और and he finds that it is 80% of the bus fare for 2%। 2% का जितना फेयर है ना,
उसका 80% जो है वो कितनी वैल्यू है 10। तो अगर हम टोटल 2% का फेयर को x मान लें, ठीक है, 2% के फेयर को x मान लें, तो 80% ऑफ x, 80% ऑफ x क्या वैल्यू दे रखी है हमें 10 दे रखी है। तो इसका वैल्यू अगर हम x के लिए सॉल्व करें, x के लिए सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 0.8, 10 डिवाइडेड बाय 0.8, इसको अगर हम चेंज करें, इसको हम निकालें तो कितना आ जाएगा 12.5 रुपया। कितना आ जाएगा x की वैल्यू 12.5। 12.5 क्या आई दोस्तों, 12.5 क्या आई, बस फेयर फॉर 2%। x को हमने क्या माना था, बस फेयर फॉर 2%, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, B finds that he has 3 rupees। B को अब पता चला A के पास कितना था 10 था, अब B को पता चला कि उसके पास 3 rupees है, ठीक है, विथ हिम, एंड हैंड इट्स टू A, और वो 3 रुपया वो A को दे देता है। तो A के पास अब कितना पैसे हो गया, A के पास कितना रुपया हो गया 13 रुपया हो गया, टोटल 13 रुपया हो गया। तो अब क्वेश्चन पूछा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हमने सारा सिनेरियो बना लिया है, अब ऑप्शन चेक करते हैं। नाउ द मनी A हैज जस्ट एनफ टू बाय 2 टिकट्स। A के पास कितना रुपया है 13, 2 टिकट्स का दाम कितना है 12.5, तो 50 पैसा तो उसके पास ज्यादा ही है, मतलब जस्ट एनफ तो है नहीं, उससे थोड़ा ज्यादा है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन क्या है, A स्टिल नीड्स ₹2 फॉर बाइंग द टिकट्स, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि भाड़ा कितना था आपका 12.5 रुपया, A के पास कितना है 13 रुपया, तो 50 पैसा उसके पास ज्यादा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आफ्टर बाइंग द 2 टिकट्स A विल बी लेफ्ट विथ 50 पैसे, तो ये तो हम देख ही रहे हैं, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। द मनी A नाउ हैज इज स्टिल नॉट सफिशिएंट टू बाय 2 टिकट्स, तो ये तो गलत हो जाएगा। A के पास 13 रुपया और भाड़ा कितना है 12.5, उसके बाद 50 पैसे बच रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है, देखते हैं वो कैसे सॉल्व होगा। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें दे रखा है, एज पर एग्रीमेंट विद अ बैंक, अ बिजनेसमैन हैड टू रिफंड अ लोन इन सम इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। इंस्टॉलमेंट्स जो हैं उसके इक्वल हैं, विदाउट इंटरेस्ट। आफ्टर पेइंग 18 इंस्टॉलमेंट्स ही फाउंड दैट 60% ऑफ हिज लोन वाज रिफंडेड, ठीक है। ऑन हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट्स वर देयर इन द एग्रीमेंट। इस क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया कि उसने कुछ लोन लिया, लोन को उसने बोला कि हम इंस्टॉलमेंट में भरेंगे, इंस्टॉलमेंट इक्वल इंस्टॉलमेंट होगा और क्या उसमें इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ठीक है। 18 इंस्टॉलमेंट भरने के बाद ये पता चलता है कि उसने 60% ऑफ द लोन ऑलरेडी उसने वापस कर दिए, ठीक है। तो कितना इंस्टॉलमेंट टोटली एग्रीमेंट में था वो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, अगर हम मान लें टोटल अमाउंट जो है, अगर हम मान लें टोटल अमाउंट जो है, टोटल अमाउंट ₹100 का है जो उसने लोन लिया था, टोटल अमाउंट कितने का है ₹100 का है जो उसने लोन लिया था, ठीक है, ठीक है। इसको उसने कुछ इंस्टॉलमेंट्स में रिपे करने थे, इसको उसको कुछ इंस्टॉलमेंट्स में रिपे करने थे। वो टोटल इंस्टॉलमेंट्स को हमने क्या मान लिया x मान लिया, तो टोटल इंस्टॉलमेंट कितना हो गया हमारे पास x हो गया। लेकिन जब वो 18 इंस्टॉलमेंट दे देता है, तो उसने बोला कि 60% रिफंड हो चुका है, मतलब 100 रुपए का 60% क्या हो जाएगा ₹60, मतलब 18 इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या हो गई ₹60। तो एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60/18, एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60/18, ठीक है। और एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू इतनी हो गई 60/18 और टोटल आपको ₹100 चुकाना है, तो ₹100 चुकाने के लिए आपको कितने इंस्टॉलमेंट्स भरने होंगे, एक ₹100 डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ वन इंस्टॉलमेंट, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट इज इक्वल्स टू टोटल अमाउंट जो हमने शुरू में माना था डिवाइडेड बाय एक इंस्टॉलमेंट का वैल्यू कितना है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 100 into 18 डिवाइडेड बाय 60, 0 से 0 चला जाएगा, 6 3 18, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 30 विल बी आवर आंसर, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो सवाल है हमारा उसमें दे रखा है, अ वर्कर रीचेस हिज फैक्ट्री 3 minutes लेट इफ हिज स्पीड फ्रॉम हिज हाउस
to the factory is 5 किलोमीटर पर आवर। अब हाउस से फैक्ट्री अगर हम देखें तो डिस्टेंस मान लेते हैं हम x। अगर x डिस्टेंस है और वो 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है तो क्या होता है, वो 3 मिनट लेट पहुंचता है। अगर उसे 9 बजे पहुंचना होता तो वो कितने बजे पहुंचेगा, 9:03 पे। तो अगर हम टाइम t मान लें तो टाइम t पे उसे अगर पहुंचना था लेकिन वो 3 मिनट लेट पहुंचेगा तो 3 मिनट ज्यादा लगेगा उसको। लेकिन अगर उसकी स्पीड बढ़ जाती है, कितनी हो जाती है, 6 किलोमीटर पर आवर, तो वो टाइम से 7 मिनट पहले पहुंच जाता है। टाइम से क्या हुआ, 7 मिनट पहले पहुंच जाता है। देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फैक्ट्री फ्रॉम हिज हाउस। तो देख सकते हैं t को कैसे एलिमिनेट करें, तो दिस माइनस दिस करें तो क्या हो जाएगा, x/5 माइनस x/6 विच इज इक्वल्स टू 10 मिनट्स। अब ये किलोमीटर पर आवर में है, ये भी किलोमीटर पर आवर में, और ये मिनट्स को फिर आवर में चेंज करना होगा, उसके लिए हमको 60 से डिवाइड करना होगा। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/6। वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/6। ठीक है, 6 अगर हम इन दोनों का ये ले, 6 को अगर हम इधर ले आए और इन दोनों का एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा, नीचे 30 हो जाएगा और ये 6 - 5 यहां पे आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू 1। और x की वैल्यू तो है ही यहाँ पे पड़ी हुई, x की वैल्यू तो यहाँ पे है ही पड़ी हुई। 6 से 5 कट जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 5 किलोमीटर। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 5 किलोमीटर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है 5 पर्सन्स फायर्स अ बुलेट एट अ टारगेट इंटरवल ऑफ 6, 7, 8, 9 and 12 seconds respectively. The number of times they would fire the bullets together at the target in an hour. 6, 7, 8, 9 और 12 सेकेंड्स पे ये लोग फायर कर रहे हैं। तो अगली बार फायर हुए कितने मिनट बाद करेंगे या कितने सेकेंड्स बाद करेंगे, ये निकाल लेते हैं। तो हर उतने सेकेंड्स पे वो एक साथ फायर करेंगे। ठीक है, 1 घंटे में कितना सेकेंड्स होता है, 3600 सेकेंड्स। तो 1 घंटे में 3600 सेकेंड होता है और हमें पता है कि हर इतने सेकेंड्स बाद ये लोग फायर करते हैं एक साथ। तो 3600 से अगर उसको डिवाइड कर दे उस नंबर को तो हमारा नंबर ऑफ टाइम्स आ जाएगा। तो कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। 6, 7, 8, 9, 12 दे रखा है तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका जो एलसीएम होगा उतने ही देर बाद तो ये लोग फिर से फायर करेंगे एक साथ। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 2 6, 7, 8, 3 और 4। इसको अगर 2 से डिवाइड कर दें ये 1 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। फिर से 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2, 1, 7, 2, 3 और 1। ठीक है, अब एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 × 2 6 × 2 12, 12 × 7 84 और 84 × 6। एलसीएम क्या हो जाएगा, 84 × 6। तो 84 × 6 की वैल्यू क्या होती है, 6 4 24, 2 8 6 48 प्लस 2 50। तो 504 सेकेंड्स के बाद ये लोग फिर से एक साथ फायर करेंगे। 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं, 504 सेकेंड बाद ये लोग एक साथ फायर करते हैं। तो नंबर ऑफ टाइम्स क्या हो जाएगा, 3600 डिवाइडेड बाय 504। 3600 क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 504। तो कैंसिल आउट करते हैं। कैंसिल आउट करने के लिए 6 का फैक्टर देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 6 का फैक्टर मौजूद है। तो 6 से इसको काटें तो 6 8 जा 48, 6 8 जा 48 बच गया 24, 6 4 जा 24 और ये हो जाएगा 600। फिर से 6 से काटें, 6 1 जा 6 और उसके बाद 24 14 100 कितना हो गया, 100 हो गया। और फिर से 2 से काटें, 2 7 और 50। तो 50/7 आ रहा है। इसको अगर फ्रैक्शन में करें 7 7 जा 49 और 1/7, मतलब जो फ्रैक्शन में आ रहा है मतलब 1 घंटे में 7 1/7 टाइम्स होगा। तो 7 1/7 टाइम्स तो होगा नहीं, मिनिमम आंसर कितना आ जाएगा आपका 7। तो 7 टाइम्स दे विल फायर, मतलब एक साथ वो लोग फायर करेंगे 7 बार। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है हमारा कुछ पजल टाइप का है, वो कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं। तो देयर आर 7 पर्सन्स, ये सब सारे, ए इज फर्दर अप देन ई बट इज लोअर देन सी। ठीक है, 7 लोग हैं, ए जो है ई से ऊपर है लेकिन सी से नीचे है। ए जो है ई से ऊपर है, सी से नीचे है।
बी इज इन द मिडिल, 7 लोग अगर हैं तो यहां पे हम इसको हॉरिजॉन्टली बना लेते हैं, 3 3 6 1 7, तो 3 3 6 1 7, तो बी तो मिडिल में है, जी इज बिटवीन ए एंड बी, जी जो है ए और बी के बीच में है, ई इज बिटवीन बी एंड एफ, ई जो है बी और एफ के बीच में है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इफ एफ इज बिटवीन ई एंड डी, एफ जो है ई और डी के बीच में है, द पर्सन ऑन द बॉटम स्टेप ऑफ द लैडर विल बी, मतलब सबसे नीचे कौन होगा, तो एक रिलेशन तो हमें ऐसा मिल गया कि कुछ ऐसा आना चाहिए, मतलब अगर हम वर्टिकली इसको अरेंज करें तो कुछ ऐसा रिलेशन तो फॉलो होगा, ए जी बी ई एफ और इसके बेसिस पे और जो 2 लाइंस हमने पढ़ी वो हम देख लेते हैं। ए इज फर्दर अप देन ई बट इज लोअर देन सी, ए जो है ई से ऊपर है लेकिन सी से नीचे है, मतलब सी के नीचे है। बी इज इन द मिडिल, बी क्या हो गया, मिडिल में आ गया, चलो ये भी लाइन करेक्ट हो गई। जी इज बिटवीन ए एंड बी, जी ए और बी के बीच में है। ई इज बिटवीन बी एंड एफ, एफ इज बिटवीन ई एंड डी, एफ ई और डी के बीच में है। अब पूछ रखा है पर्सन ऑन द बॉटम, तो हमने देखा सारे क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गए और पर्सन एट द बॉटम, फिर क्या हो जाएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर डी हो जाएगा। तो पजल के केस में क्या होता है ना, जो भी स्टेटमेंट दे रखी होती है उसको लाइन बाय लाइन आप ड्रॉ करते जाओ, लाइन बाय लाइन और हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली आप ड्रॉ करते जाओ, और जैसा जैसा बोल रखा है वैसा वैसा आप करते जाओ, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। और जो फाइनल आपका जो आंसर बनेगा ना, उसको दोबारा आप चेक कर लीजिए जो स्टेटमेंट दे रखा है वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपके आंसर में। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो सवाल है उसमें दे रखा है ए इज टॉलर देन बी, तो ए तो बी से बड़ा हो गया, सी इज टॉलर देन ए, ठीक है, सी इज टॉलर देन ए, डी इज टॉलर देन सी, ई इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल, क्वेश्चन दे रखा है if they are made to sit in the above order of their height, who will occupy the mid position? Mid position कौन ऑक्यूपाई करेगा दोस्तों? अगर ये हाइट के अकॉर्डिंग इनको प्लेस किया जाए, हाईएस्ट से लो कर दीजिए या लोएस्ट से हाई कर दीजिए, क्योंकि ऑड नंबर है तो बीच वाला एलिमेंट तो सेम ही रहेगा। या तो जो शॉर्टेस्ट है उससे आप शुरू करो, इधर से शुरू करो चाहे इधर से शुरू करो, टॉलेस्ट से शुरू करो या शॉर्टेस्ट से शुरू करो, बीच वाला जो एलिमेंट है वो तो सेम ही रहेगा ना। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा, हु विल ऑक्यूपाई द मिड पोजीशन, तो मिड पोजीशन किसका है, सी का है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो सवाल है वो डायरेक्शन का सवाल है, ठीक है। कैसा डायरेक्शन का सवाल है उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में, डायरेक्शन के क्वेश्चंस में जहां हमें पता नहीं है एग्जैक्ट की ए बी सी डी किस डायरेक्शन में है, उस क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, उस क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि जो भी एलिमेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम प्रेजेंट है, जैसे कि ए 3 जगह प्रेजेंट है, उसको हम रेफरेंस मान के अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं, पहले ए वाला देखते हैं। सी ए इज 2 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ ई, तो ए का पोजीशन अगर ये है, तो ये किसके नॉर्थ में है, ई के नॉर्थ में कितना, 2 किलोमीटर, ये हमने ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट क्या दे रखा है, C is 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ A, तो ये C हो जाएगा और ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 1 किलोमीटर हो जाएगा। हमने डायरेक्शन का जो बेसिक होता है उसको जरा सा एक बार पहले देख लेते हैं। ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ठीक है। ईस्ट, साउथ, वेस्ट और नॉर्थ, तो जब भी आप इस टाइप से घूमेंगे क्लॉकवाइज, तो ईस्ट के बाद साउथ आएगा, साउथ के बाद वेस्ट आएगा, वेस्ट के बाद नॉर्थ आएगा और नॉर्थ के बाद ईस्ट आएगा, ठीक है। तो अगर ए यहाँ पे है और 1 किलोमीटर दे रखा है, सी इज 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ ए, तो सी कहाँ है, 1 किलोमीटर ए के ईस्ट में, ये हमने बना लिया, ये सी हो गया। डी इज 1 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ ए, डी कहाँ है, 1 किलोमीटर टू
टू द साउथ ऑफ ए। तो अगर ए अगर हमारा पोजीशन है, उससे अगर हम साउथ में आए, तो नीचे आएंगे, तो यहां पे हमारा डी हो जाएगा। ये डिस्टेंस क्या है? 1 किलोमीटर। ये तो हो गया। अब दे रखा है बी इज 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ ए। ई ये है, 1 किलोमीटर ईस्ट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। लास्ट पढ़ लेते हैं, एफ इज 1 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ डी। डी अगर ये है तो वेस्ट कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो एफ यहां पे आ जाएगा। एफ अगर यहां पे आ जाएगा, और डिस्टेंस कितना है ये वाला? 1 किलोमीटर। तो हमारा डायग्राम पूरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन पूछ रखा है, विच 3 विलेजेस आर इन अ लाइन? विच 3 विलेजेस आर इन अ लाइन? 3 विलेजेस जो लाइन में हो, तो दिख रहा है ए डी और ई। ए डी और ई एक लाइन में है, तो ऑप्शन क्या होगा हमारा आंसर? डायरेक्ट ए डी और ई हमारा आंसर हो जाएगा। ए डी और ई हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो सवाल है वो सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। तो ये भी एक टाइप का पजल ही होता है, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ए इज ऑक्यूपाइंग द सीट नेक्स्ट टू बी। ए जो है बी के बगल में। अगर बी ये है तो ए या तो यहां पे है, और बी अगर मान लीजिए ये है तो ए तो यहां पे हो। 2 केसेस है, बट नॉट नेक्स्ट टू सी। ए इज ऑक्यूपाइंग द सीट नेक्स्ट टू बी बट नॉट नेक्स्ट टू सी। ठीक है, तो ए के बगल का सीट में सी नहीं आ सकता है। ए के बगल में के सीट में सी नहीं आ सकता है। ठीक है, और चार ही लोग हैं, 4 ही चिल्ड्रन है। इफ सी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू डी, सी जो है डी के बगल में नहीं है, सी जो है डी के बगल में नहीं है, तो हु इज और आर ऑक्यूपाइंग सीट एडजेसेंट टू डी। ठीक है, दे रखा है ये वाला लाइन को अगर हम पढ़ें, सी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू डी। सी जो है डी के नेक्स्ट में नहीं है। ठीक है, अगर डी यहां होता, मान लीजिए डी यहां होता, तो सी यहां पे नहीं आता। ठीक है, अगर डी यहां होता तो सी तो यहां नहीं आता, फिर सी कहां आता? सी यहां पे आना चाहिए था, सी यहां पे बनता, जो कि ए के बगल में भी ना हो और डी के भी बगल में ना हो। ठीक है, जो ए के भी बगल में ना हो और डी के भी बगल में ना हो, तो सी कहां बनना चाहिए था? यहां पे बनना चाहिए था। सी, बी, ए और डी। इस केस में अगर देखें, इस केस में सी कहां आना चाहिए था? यहां पे आना चाहिए था, और डी यहां आना चाहिए था। ठीक है, तो अब फिर से देख लेते हैं स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। ए इज ऑक्यूपाइंग द सीट नेक्स्ट टू बी। ए इज ऑक्यूपाइंग सीट नेक्स्ट टू बी। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, बट नॉट नेक्स्ट टू सी। तो ए या तो बी के बगल में या तो डी के बगल में, ए या तो बी के बगल में या तो डी के बगल में। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही हो गया। इफ सी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू डी, सी जो है डी के बगल में नहीं है, इस केस में भी सी डी के बगल में नहीं है, देन हु इज और आर ऑक्यूपाइंग सीट्स एडजेसेंट टू डी। अब डी के बगल में कौन हो सकता है? डी के बगल में कौन हो सकता है? ए होगा। दोनों ही केस में डी के बगल में कौन आएगा? ए आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बी और ए नहीं होंगे, हमारा आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि पजल है। ठीक है, तो पजल में दे रखा है ए बी सी डी ई एफ आर मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, मतलब एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं, एंड दे आर इंजीनियर, स्टेनोग्राफर, इनके कुछ प्रोफेशंस दे रखे हैं, और उसके बाद हमारे पास कंडीशन दे रखी है। तो एक बार एक करके हम सारे कंडीशंस को देखते हैं और उसको हम प्लॉट करने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या कुछ रिलेशंस उनमें आपस में बन रहे हैं, या फिर हमारा आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड आने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं। ए इज द इंजीनियर इज मैरिड टू द लेडी स्टेनोग्राफर। ठीक है, यहां हम इसको बना लेते हैं। ए क्या है? ए जो है इंजीनियर है। क्या है ये? इंजीनियर है, एंड इज मैरिड टू स्टेनोग्राफर। is married to stenographer। और जो स्टेनोग्राफर है वो क्या है? वो लेडी है। मतलब ए जो है वो मेल है और इनका काउंटर पार्ट जो स्टेनोग्राफर है वो लेडी है। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर लिया। द जज इज मैरिड टू द लॉयर। जज इज मैरिड टू लॉयर, इसको हम यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एफ द ड्रॉट्समैन इज द सन ऑफ बी एंड ब्रदर ऑफ ई। ठीक है, एफ जो है वो ड्राउट्समैन है, एंड ही इज सन ऑफ बी। सन ऑफ बी मतलब ये एक मेल मेंबर है,
मतलब इसको अगर हम छोटा सा डिनोट कर लें मेल मेंबर, ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो, सन ऑफ बी एंड ब्रदर ऑफ ई, और ये क्या है, ई का ब्रदर है, ई का ब्रदर है। और ई क्या है, यहां पे दे रखा है ई इज द अनमैरिड डॉक्टर। ई जो है डॉक्टर है और अनमैरिड है, अनमैरिड। ठीक है दोस्तों, पजल वाले क्वेश्चन को हम ऐसे ही सिंप्लीफाई करते हैं, एक एक स्टेट लाइन को पढ़ते हैं और उसका जो बन सकता है यहाँ पे फ्लो चार्ट वो बनाते हैं। ठीक है, अब क्या दे रखा है, एक चीज और दे रखी है कि D इज द ग्रैंड मदर ऑफ F, D इज द ग्रैंड मदर ऑफ F। तो F हमने ऑलरेडी बना रखा है, और क्या दे रखा है, D इज द ग्रैंड मदर ऑफ F। D जो है D F की ग्रैंड मदर है। अगर ग्रैंड मदर है तो D तो हो गई सबसे पहले फीमेल, तो उसके ऊपर हमने ये डैश लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, और दे रखा है देयर आर 2 मैरिड कपल्स इन द फैमिली, मतलब 2 मैरिड कपल्स हैं फैमिली में। ठीक है, पूछ रखा है व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ बी, बी का प्रोफेशन क्या है। तो बी का प्रोफेशन अभी तक तो हमें पता नहीं चला है। क्या कोई लाइन हमने मिस कर दी क्या? जी हाँ, मिस कर दी, क्योंकि यहां पे लिख रखा था सी द लॉयर इज द डॉटर इन लॉ ऑफ डी। सी क्या है, लॉयर है एंड इज द डॉटर इन लॉ ऑफ डी, डॉटर इन लॉ ऑफ डी। तो सी एक, देखो सी क्या है, सबसे पहले डॉटर इन लॉ है किसकी, डी की। तो डॉटर इन लॉ का जो रिलेशन होगा जस्ट एक जनरेशन नीचे होगा। ठीक है, डॉटर इन लॉ का जो रिलेशन होगा जस्ट एक जनरेशन नीचे होगा, और सी चूंकि डॉटर इन लॉ है तो वो हो जाएंगी फीमेल, डॉटर इन लॉ ऑफ डी। और ये है क्या, ये है लॉयर। अगर ये लॉयर है तो यहां दे रखा है जज इज मैरिड टू लॉयर। अगर ये लॉयर है तो दे रखा है जज इज मैरिड टू लॉयर, तो बी क्या हो जाएगा, जज हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा, जज हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या आ गया हमारे पास, डी बी सी ई और एफ, बच क्या गया ए। अब ए को हम कहां फिट करेंगे, दे रखा है देयर आर 2 मैरिड कपल्स, एक मैरिड कपल्स तो ये हो गए, ये अनमैरिड है, इसका भाई अनमैरिड है। ठीक है, या तो जो मैरिड कपल्स दे रखे हैं या तो यहां पे आ जाए, या तो यहां पे आ जाए, या तो यहां पे आ जाए। ठीक है, तो वो कहां पे आएगा वो हम देखते हैं। ठीक है, तो यहां पे दे रखा है ए द इंजीनियर इज मैरिड टू द लेडी स्टेनोग्राफर। इंजीनियर इज मैरिड टू द लेडी स्टेनोग्राफर, जो हमने पहला लाइन बनाया था, पहला जो हमने बनाया था, ए इंजीनियर है एंड इज मैरिड टू लेडी स्टेनोग्राफर। ठीक है, तो यहां पे आप देखो, यहां पे अगर आप मैरिड कपल बना दोगे, यहां पे अगर मैरिड कपल बना दोगे तो क्या हो जाएगा, एफ विल बी मैरिड टू समवन, लेकिन दे क्या रखा है, ए इज मैरिड टू समवन। ए जो मेल है ही इज मैरिड टू लेडी स्टेनोग्राफर। तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है, अगर ए यहां बैठ जाए जो कि इंजीनियर है, और डी स्टेनोग्राफर बन जाए, तो क्या हमारे सारे पॉइंट सेटिस्फाई हो जाएंगे? जी हाँ, सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो यहां पे मैरिड कपल नहीं आएगा, मैरिड कपल यहां पे आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछ रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ बी। तो बी का प्रोफेशन क्या है, जज। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, जज। ठीक है, अगला सवाल क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कपल्स। ठीक है, तो कौन से कपल्स हैं हमारे पास, ए और डी है और बी और सी है। कपल्स कौन है हमारे पास, ए डी और बी सी, ए डी और बी सी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल जो है पूछ रखा है व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ डी। तो प्रोफेशन ऑफ डी क्या है हमारे पास, प्रोफेशन ऑफ डी क्या है हमारे पास, प्रोफेशन ऑफ डी क्या है, स्टेनोग्राफर। प्रोफेशन ऑफ डी क्या है हमारे पास, स्टेनोग्राफर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्टेनोग्राफर। आंसर हो जाएगा हमारा बी। तो दोस्तों, पजल वाले क्वेश्चन में आपको हमेशा मैट्रिसेस ड्रॉ करनी होती है। अगर रिलेशन टाइप का आपको पजल दे रखा हो तो रिलेशन का प्रॉपर चैनल ड्रॉ करना होता है। ठीक है, जैसे जैसे दे रखा है वैसे वैसे आप ड्रॉ करते जाओ और फाइनली कंक्लूजन आपका आ जाएगा। इस चीज में एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रखा है उससे अगर कुछ हम नेगेटिव स्टेटमेंट कंक्लूड कर सकते हैं तो वो भी हमें साइमल्टेनियसली ही कर लेना चाहिए। ठीक है, अब दे रखा है देयर आर नो मेल मेंबर्स। ठीक है, तो इसको हमें साइमल्टेनियसली ये समझना चाहिए कि ऑल मेंबर्स आर फीमेल मेंबर्स। ठीक है, तो इस टाइप से आप पजल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो एक पजल के फॉर्म में है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो दे रखा है ना, ग्रुप ऑफ 6 women, देयर आर 4 dancers,
4 vocal musicians, 1 actress and 3 violinists. तो गिरिजा एंड वनजा आर अमंग द वायलिनिस्ट. ठीक है, तो बनाना शुरू करते हैं. गिरिजा और सबका पहले नाम अलग अलग लिख देते हैं. गिरिजा, वनजा, जलजा एंड शैलजा. वनजा, जलजा एंड शैलजा. अब इन दिनों को आर अमंग वायलिनिस्ट. ठीक है, वायोलिन बजाना है इन्हें. ये भी वायोलिन में. ठीक है. While Jalja and Salja do not know how to play on the violin. ये दोनों में वायलिन नहीं आएगा. ठीक है, ये दोनों में वायलिन नहीं आएगा. शैलजा एंड तनुजा आर अमंग द डांसर्स. शैलजा एंड तनुजा. शैलजा एंड तनुजा आर अमंग द डांसर्स. शैलजा एंड तनुजा आर अमंग द डांसर्स. तो तनुजा और शैलजा में क्या लिख देंगे हम? डांसर्स. ठीक है, शैलजा और तनुजा में हम डांसर्स लिख देंगे. जलजा, वनजा, शैलजा एंड तनुजा आर ऑल वोकल म्यूजिशियंस. जलजा, वनजा, शैलजा एंड तनुजा आर ऑल वोकल म्यूजिशियंस. तो वोकल म्यूजिशियंस हम यहाँ पे लिख सकते हैं. वोकल म्यूजिशियन, वोकल म्यूजिशियन और वोकल म्यूजिशियन. ठीक है. एंड 2 ऑफ देम आर आल्सो वायोलिनिस्ट. और उनमें से 2 वायोलिनिस्ट हैं. ठीक है, तो एक तो ऑलरेडी वनजा तो होगी और कोई और एक होगा. इन तीनों में से कोई और एक वायलिनिस्ट होगा. ये दोनों तो हो नहीं सकते हैं, तो बच गया कौन? तनुजा. तो ये वायलिनिस्ट होंगी. ठीक है, ये भी वायलिन प्ले करेंगी, ये भी वायलिन प्ले करेंगी. इफ पूजा इज एन एक्ट्रेस. ठीक है, पूजा जो है वो एक्ट्रेस है. यहाँ पे इसको लिख लेते हैं. पूजा इज एन एक्ट्रेस. और यहाँ पे दे भी रखा है कि 1 एक्ट्रेस है, बस एक एक्ट्रेस है. ठीक है, पूजा इज एन एक्ट्रेस. If Pooja is an actress, who among the following is certainly a dancer and a violinist? डांसर और वायलिनिस्ट certainly कौन है? तो हम यहाँ देख सकते हैं कि तनुजा जो है वो डांसर भी है और वायलिनिस्ट भी है. तनुजा जो है वो डांसर भी है और वायलिनिस्ट भी है. तो इस टाइप के पजल्स को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. आपको एक मैट्रिक्स बनानी होती है. एक तरफ नाम होता है और कौन क्या क्या कर सकता है उसको साइमल्टेनियसली हम लिखते जाते हैं, और जो नहीं कर सकता है उसको भी साइमल्टेनियसली हम क्रॉस आउट करते जाते हैं. ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को हम इस तरह से मैट्रिक्स बनाकर सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर. अगला जो सवाल है दे रखा है, लेटर्स LM and OPQ RST are not in their order are substituted by 9 integers 1 to 9 but not in that order. ठीक है, LM and OPQ तो ऑर्डर में है, लेकिन जो उनका सब्स्टिट्यूशन हो रहा है 9 इंटीजर से 1 to 9 वो ऑर्डर में नहीं है. तो इनको लिख लेते हैं हम पहले. L M N O P Q R S और T. ठीक है, 4 is assigned to P. P को क्या असाइन हुआ है? 4. ठीक है, the difference between P and T is 5. डिफरेंस बिटवीन P एंड T इज 5. तो T माइनस P क्या हो जाएगा? T माइनस P क्या हो जाएगा? 5 है. ठीक है, तो T की वैल्यू क्या आ जाएगी? P की वैल्यू अगर 4 है देन T इज इक्वल्स टू 9. तो इसका मतलब क्या आ गया? T की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 9 आ गई. ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन N एंड T इज 3. अब N और T के बीच में डिफरेंस 3 है. N कहाँ है? यहाँ है. और T की वैल्यू क्या है? 9. और इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 3 है. तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6. 9 minus 6 is equals to 3. ठीक है, तो व्हाट इज द इंटीजर असाइन टू n? व्हाट इज द इंटीजर असाइन टू n? 6. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा. ठीक है दोस्तों, तो देखने में भारी भरकम क्वेश्चन लगता है लेकिन उतना होता नहीं है. लंबा सा क्वेश्चन होता है लेकिन आंसर आपका चुटकियों में आ जाता है. 2 मिनट से भी कम टाइम लगता है इन सबका आंसर लाने में. अगला जो सवाल है आपका उसमें एक स्टेटमेंट दे रखा है, उसके बेसिस पे आपको एक कंक्लूजन ड्रॉ करना है. ठीक है, तो एक स्टेटमेंट है, बसेस आर द कॉज ऑफ मोर एक्सीडेंट्स देन कार्स एंड ट्रक्स कॉजेस फ्यूअर एक्सीडेंट्स देन बसेस. ठीक है, क्या एक स्टेटमेंट दे रखा है, बसेस कॉजेस मोर एक्सीडेंट्स देन कार्स. ठीक है, एंड ट्रक्स कॉजेस फ्यूअर एक्सीडेंट देन बस. इसका मतलब क्या? अगर इसको उल्टा रीड करें कि बस जो है ट्रक से भी ज्यादा एक्सीडेंट कॉज करती है, या इसको उल्टा लिखें,
truck causes fewer accidents than bus. Which of the following conclusion can we draw? There are more buses on the road than trucks. एकदम नहीं, ऐसा थोड़ी है कि एक्सीडेंट अगर ज्यादा हो रहा है तो बस ज्यादा होंगी, ऐसा तो जरूरी नहीं है, ठीक है। कार ड्राइवर्स आर मोर केयरफुल देन बस ड्राइवर्स, ये भी हम कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। ट्रक ड्राइवर्स आर मोर स्किल्ड देन आइदर कार और बस ड्राइवर्स, ये भी हम कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर नंबर ऑफ ट्रक्स अगर ज्यादा हुई, नंबर ऑफ ट्रक्स अगर ज्यादा हुई तो स्किल सेट तो काम ही नहीं करेगा ना। अगर ट्रक्स रोड पे ज्यादा है तो उसके चांसेस ज्यादा होंगे एक्सीडेंट वगैरह करने के, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो हम कोई भी कंक्लूजन इससे ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, कोई भी कंक्लूजन हम इससे ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए एक से वीक सी चीज है, ऐसा नहीं कि अगर किसी इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा एक्सीडेंट हो रहा है तो उसका नंबर अमाउंट ज्यादा होगा या फिर स्किल लेवल हम उसे डिसाइड कर पाएंगे। ये जेनरिक सा स्टेटमेंट है, ऐसा जरूरी नहीं होगा कि उससे हम नंबर कैलकुलेट कर सकें कि वो जो ट्रांसपोर्ट मेथड्स है वो ज्यादा नंबर में है या कम नंबर में है, या फिर उस ट्रांसपोर्ट मेथड को जो यूज कर रहा है या जो चला रहा है उसके स्किल पे हम कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं इन स्टेटमेंट्स को देख के। तो पहला स्टेटमेंट क्या था, नंबर के बारे में पूछा गया था, तो वो भी गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या था, मोर केयरफुल देन बस ड्राइवर्स, ये स्किल सेट पे कमेंट हो गया। और थर्ड में तो स्किल डायरेक्टली दे रखा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो सवाल है उसमें बोल रखा है आलोक, भूपेश, चंदेर एंड दिनेश हैव अ टोटल ऑफ ₹100 अमंग देमसेल्फ। आलोक एंड भूपेश बिटवीन देम हैव एज मच मनी एज चंदर एंड दिनेश, ठीक है। तो सबके इनिशियल्स को ले लेते हैं हम, पूरा लिखने का कोई जरूरत नहीं है। तो दे रखा है आलोक प्लस भूपेश एज मच मनी एज चंदेर एंड दिनेश, ठीक है, ये हो गया। टोटल कितना है, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना है 100, ये पहले लाइन में लिख रखी है। अब क्या दे रखा, आलोक हैज मोर मनी देन भूपेश, मतलब आलोक के पास ज्यादा मनी है भूपेश से, ठीक है। एंड चंदेर हैज ओनली हाफ द मनी दैट दिनेश है, चंदेर के पास कितना मनी है, जितना दिनेश के पास है उसका आधा, ठीक है। आलोक हैज इन फैक्ट ₹5 मोर देन दिनेश, तो आलोक के पास कितने हैं, D प्लस 5, दिनेश के पास कितने हैं उससे 5 ज्यादा, आलोक के पास कितने हैं जितने दिनेश के पास है उससे 5 ज्यादा। Who has the maximum amount of money? तो चलिए इससे कैलकुलेट करते हैं कि क्या हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है, ये तो 100 था, तो A प्लस बी की वैल्यू यहां से उठा के क्या है, C प्लस डी यहां उठा के रख दी, तो C प्लस डी प्लस सी प्लस डी, ये कितना हो गया 100 हो गया। तो ट्वाइस इंटू C प्लस डी कितना हो गया 100 हो गया। तो C प्लस डी की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। अब C और D में कोई रिलेशन है क्या, जी हाँ, यहाँ पे एक रिलेशन दे रखा, C को हम D/2 रख देते हैं, तो D/2 प्लस D इज इक्वल टू 50, तो आधा प्लस 1 3/2, तो 3/2 D इज इक्वल टू 50, और D की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 100/3, D की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 100/3, D की वैल्यू हमारे पास 100/3 है, D की वैल्यू हमारे पास 100/3 है, ठीक है। तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, C की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो D/2 है, C की वैल्यू क्या है D/2, तो मतलब इसको अगर D/2 करें, इसको by 2 कर दें तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 50/3, और दोनों का अगर हम सम कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 50/3 प्लस 100/3, 150/3 50, मतलब 50 C प्लस डी और 50 A प्लस बी के पास, ठीक है। अगला स्टेटमेंट क्या दे रखा है, A के पास D से 5 रुपए ज्यादा है, A के पास D से 5 रुपए ज्यादा है, तो A के पास अगर D से 5 रुपए ज्यादा है तो D के पास कितना था 100/3, तो A के पास इससे क्या हो जाएगा +5, तो A के पास कितने रुपए हो जाएंगे 115/3, A के पास कितने हो जाएंगे 115/3, और फिर हम देख सकते हैं A प्लस बी का सम कितना है 50, A प्लस बी का सम कितना है 50 है, क्योंकि हमने देखा C प्लस डी 50 है, तो A प्लस बी कितना हो जाएगा, C प्लस डी अगर 50 है, यहाँ पे देखिए C प्लस डी अगर 50 है तो A प्लस बी कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो A प्लस बी अगर 50 है, जिसमें A की वैल्यू अगर 115/3 है,
तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 माइनस 115/3। तो इसको अगर करें, इसको अगर सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा b का वैल्यू 35/3। तो आप आराम से देख सकते हैं कंपैरिजन में कि a के पास सबसे ज्यादा पैसे हैं। a के पास क्या है, सबसे ज्यादा पैसे, ठीक है। आलोक के पास सबसे ज्यादा पैसे होंगे, ठीक है। अब इसको लॉजिक से कैसे सॉल्व करें, इतना कुछ करने का तो जरूरत पड़ना नहीं चाहिए। कैसे सॉल्व करें, तो ये स्टेटमेंट से देख सकते हैं। ये स्टेटमेंट को देखिए, ये स्टेटमेंट क्या इन्फर करता है, ए हैज मोर मनी देन डी, ए हैज मोर मनी देन डी। अब देखिए यहां पे डी के पास जो पैसा है, डी के पास जो पैसा है, डी के पास पैसा है, कितना पैसा है, ट्वाइस ऑफ सी। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, c इक्वल्स टू डी बाई 2 दे रखा है, तो इसको लिख सकते हैं ना 2c इक्वल्स टू डी। तो d के पास दोगुना पैसा है c के पास जितना पैसा है उसका डबल है। तो इसका बोल सकते हैं कि d के पास कितना, d के पास जो पैसा है वो c से ज्यादा है। और ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दे रखा है a इज ग्रेटर देन b, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आलोक। इतना कुछ करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो इन सब चीजों पे आपको ध्यान देना होगा, इन सब चीजों को आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और ये ऑब्जर्वेशन कैसे आएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करके, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो सवाल है ये रैंक का सवाल है, मतलब रो में रैंकिंग अरेंजमेंट का सवाल है। और पूछ रखा है इन अ रो ऑफ ए इज इन द 11th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट। ये आपकी कॉपी हो गई, ये आपका पेन हो गया, और पूछ रखा है 11th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट। तो लेफ्ट आपका हैंड हो गया और लेफ्ट से 11th पोजीशन, लेफ्ट से 11th पोजीशन। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ए इज इन द 11th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट। ए जो है 11th पोजीशन पे है। ये ए का पोजीशन है और ये कितने पे है, 11th। ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया। बी इज इन द 10th पोजीशन फ्रॉम द राइट। बी कहां पे है, ही इज इन द 10th पोजीशन फ्रॉम द राइट। तो 10th पोजीशन कहीं पे भी मान लीजिए यहां मान लिया 10th पोजीशन फ्रॉम द राइट। बी इज, यहां पे कौन है, बी है, ठीक है। इफ ए एंड बी इंटरचेंज देन ए बिकम्स 18th फ्रॉम द लेफ्ट। अब ए और बी को इंटरचेंज कर देना है हमें, ए और बी का पोजीशन हमें इंटरचेंज कर देना है। तो जब हम इंटरचेंज करेंगे तो ए यहां आ जाएगा और बी यहां पे आ जाएगा। तो ए का जो नया पोजीशन है, ए का जो नया पोजीशन है वो क्या है, 18th फ्रॉम लेफ्ट। 18th फ्रॉम लेफ्ट ये आपकी कॉपी हो गई। और लेफ्ट हम कैसे देखेंगे, जो आपका लेफ्ट हैंड हो गया उस डायरेक्शन से, ठीक है। तो 18th फ्रॉम लेफ्ट। तो अब देखिए ए का पोजीशन अब क्या है, 18th फ्रॉम लेफ्ट। क्या हम इसको बोल सकते हैं कि इन दोनों ने अगर पोजीशन चेंज किया है, ए और बी ने अगर पोजीशन अपना चेंज किया है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि अगर ए जो है लेफ्ट से 18th है तो राइट से कितना हो जाएगा, ये राइट से कितना हो जाएगा, राइट से ये 10th पोजीशन पे हो जाएगा। राइट से ये 10th पोजीशन पे हो जाएगा। राइट से किस पोजीशन पे हो जाएगा, 10th पोजीशन पे आ जाएगा, क्योंकि पहले यहां पे बी था, पहले यहां पे बी था, चेंज करने के बाद वहां पे ए आ गया। तो बी का अगर राइट से 10th पोजीशन था तो नए चेंज करने के बाद, इंटरचेंज करने के बाद ए का पोजीशन राइट से क्या हो जाएगा, 10th हो जाएगा, ठीक है। तो हमने लेफ्ट से ए का पोजीशन पता है, राइट से ए का पोजीशन पता है, तो हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हमने क्या सीखा था पिछले क्विज में, t इक्वल्स टू एल प्लस आर माइनस 1, ठीक है। एल की वैल्यू क्या दे रखी है, 18, आर की वैल्यू क्या दे रखी है, 10, और -1 तो ऐसे ही पड़ा है। तो टोटल की वैल्यू क्या आ जाएगी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 28 माइनस 1 27। तो 27 तो स्टूडेंट्स हो गए। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द रो अदर देन ए एंड बी। तो ए और बी को इसमें से हटा दीजिए, 27 माइनस 2, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 25। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 25, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो सवाल है वो डायरेक्शन का सवाल है और दे रखा है लोकेशन ऑफ बी इज नॉर्थ ऑफ ए, ठीक है। हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले देखा था नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ किसको बोलते हैं, नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, साउथ हो गया और वेस्ट हो गया। तो लोकेशन ऑफ बी इज नॉर्थ ऑफ ए, लोकेशन ऑफ बी इज नॉर्थ ऑफ ए। तो ए को अगर हम पॉइंट मान लें तो बी का लोकेशन कहां है, ए के नॉर्थ में। बी का लोकेशन कहां है, ए के नॉर्थ में। एंड लोकेशन ऑफ सी इज ईस्ट ऑफ ए, सी का लोकेशन कहां है, ईस्ट ऑफ ए, ठीक है। द डिस्टेंस ए बी एंड ए सी आर, ए बी डिस्टेंस कितना है, ए बी डिस्टेंस कितना है, ए बी डिस्टेंस कितना दे रखा है, 5 किलोमीटर, और ए सी डिस्टेंस कितना रखा है, 12 किलोमीटर। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लोकेशन बी एंड सी, बी और सी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हाइपोटेनियस वाला,
ये हाइपोटेनियस डिस्टेंस जो हो गया, यही तो बी और सी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कैसे निकाले? हाइपोटेनियस थ्योरम से। ये 90 डिग्री है, क्या करेंगे? दिस स्क्वायर BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? BC की वैल्यू क्या आ जाएगी? 13। BC की वैल्यू क्या आ जाएगी? 13। 25 प्लस 144 169, 169 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 13। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 13। हमारा आंसर 13 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो सवाल है आपका, अगला जो सवाल है टाइम एंड डिस्टेंस का है। तो दे रखा है 2 cars start towards each other from 2 places A and B which are at a distance of 160 किलोमीटर। ठीक है, तो A और B है, A पोजीशन है, ये B पोजीशन है, ये 160 किलोमीटर की दूरी पे, कितने दूरी पे है? 160 किलोमीटर। फिर दे रखा है दे स्टार्ट एट सेम टाइम 8:10 AM, 8:10 में वो स्टार्ट करते हैं। इफ द स्पीड्स ऑफ कार्स आर 50 किलोमीटर एंड 30 किलोमीटर पर आवर। अगर यहां से स्टार्ट हो रही है, एक कार की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर और दूसरी कार की स्पीड है कितनी? 30 किलोमीटर पर आवर। तो पूछ रखा है दे विल मीट ईच अदर एट, वो कितने बजे आपस में मिलेंगे। ठीक है, तो कितने बजे आपस में मिलेंगे, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? ठीक है, तो उसको देख ले। मान लीजिए ये इस पोजीशन पे मिलते हैं, इस पोजीशन का नाम रख दिया हमने C। उस पोजीशन पे ये इसने x ट्रेवल किया होगा, तो इसने कितना ट्रेवल किया होगा? 160 माइनस x। ठीक है, अब ट्रेवल भैया जो भी करे, इसको जितना देर A से C पहुंचने में लगेगा उतना ही देर यहां से इसको C पे पहुंचने में लगेगा। मतलब क्या हो गया इसका? टाइम जो होगा C1 को जो लगेगा A से C आने में, उतना ही टाइम C2 को लगेगा B से C जब पहुंचने में। ठीक है, तो अगर हम इस दोनों टाइम को इक्वेट कर दें, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर कैसे आएगा? टाइम क्या होगा? ये x डिस्टेंस है और स्पीड 50 है, तो टाइम t1 क्या हो जाएगा? x/50। टाइम t2 क्या हो जाएगा? 160 माइनस x, ये डिस्टेंस हो जाएगा इस केस में, और स्पीड कितनी है? 30 है। तो दोनों टाइम को हमने क्या कर दिया? बराबर कर दिया। इसके बाद हम x के लिए सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। x के लिए कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। 0 से 0 चला गया, 3 से उधर चला जाएगा तो ये 3x हो जाएगा, 5 उड़ के इधर आ जाएगा तो 160 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 800, और 800 माइनस 5x। ठीक है, तो x 5x जो है यहां से उठ के उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 8x, और 8x इक्वल्स टू 800, हेंस x इक्वल्स टू 100 किलोमीटर। अब आपको टाइम निकालना था, x की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए। टाइम तो यही था ना, दोनों केस में बराबर जो था, तो x की वैल्यू 100 पुट कर दीजिए डिवाइडेड बाय 50, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 आवर्स। तो 8:10 में शुरू हुए थे और 2 घंटे बाद उन्हें मीट करने हैं, तो कितने बजे मीट करेंगे? 10:10 पे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 10:10 AM। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन हो गया। टाइम एंड डिस्टेंस और स्पीड के जो जितने भी क्वेश्चंस के टाइप्स होते हैं ना, ये ऑलरेडी हम टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे लिंक को देखिए और उस लिंक से आप टाइम एंड डिस्टेंस के पूरे सिलेबस को देखिए, पूरे चैप्टर को देखिए, और उसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस के। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अगला क्वेश्चन जो है वो वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। वेन डायग्राम से रिलेटेड डिटेल्स में हमने रीजनिंग के सेक्शन में बात कर रखी है, तो आपको वेन डायग्राम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप वो हमारा वीडियो देख सकते हैं। उसमें आप उसको देखने के बाद आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्टली उन कंसेप्ट्स को यूज करके अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन दे रखा है देयर आर 50 स्टूडेंट्स, सॉरी ये 50 नहीं होगा, ये 60 होगा। ठीक है, 60 के हिसाब से ये सारे ऑप्शंस डिजाइन कर रखे हैं। तो देयर आर 60 स्टूडेंट्स एडमिटेड टू अ नर्सरी क्लास। सम स्टूडेंट्स कैन स्पीक ओनली इंग्लिश एंड सम कैन स्पीक ओनली हिंदी। 10 स्टूडेंट्स कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, तो वेन डायग्राम कैसा बनेगा? वेन डायग्राम कैसा बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा, ये इंग्लिश का हो जाएगा, ये हिंदी का हो जाएगा। ये बड़ा वाला सर्कल है, इसकी वैल्यू सारे इंग्लिश वाले, ये बड़ा वाला जो सर्कल है जो सारे हिंदी वाले। ठीक है,
और ये वाला जो सर्कल, ये जो कॉमन पार्ट हो जाएगा, ये हो जाएंगे हिंदी और इंग्लिश जो दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज और यहां पे समझ लेते हैं, ओनली इंग्लिश वाला पार्ट क्या हो जाएगा? ये तो हिंदी और इंग्लिश दोनों जो बोल सकते हैं वो वाला पार्ट हो गया। तो ओनली इंग्लिश वाला पार्ट क्या हो जाएगा? इस पॉइंट से शुरू करें, ऐसे जाएं और ऐसे मुड़ जाएं, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा ओनली इंग्लिश। उसी तरह ओनली हिंदी वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा? ये वाला पार्ट हो जाएगा जो मैंने अभी ड्रॉ किया, ये वाला पार्ट हो जाएगा ओनली हिंदी वाला। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 10 स्टूडेंट्स कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, तो बोथ वाला रीजन कौन सा था? ये था। इसकी वैल्यू कितनी है? 10। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन स्पीक इंग्लिश इज 21। इंग्लिश का पूरा सर्कल का वैल्यू कितना है? पूरे सर्कल का वैल्यू कितना है? 21। पूरे सर्कल का वैल्यू अगर 21 है और उसमें कुछ ऐसा पार्ट है जो कि जिसकी वैल्यू 10 है, तो ओनली इंग्लिश का क्या हो जाएगा वैल्यू? ओनली इंग्लिश की वैल्यू क्या हो जाएगी? पूरे सर्कल का वैल्यू माइनस कॉमन वाला पार्ट, माइनस कॉमन वाला पार्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा? 11। ठीक है, एक क्वेश्चन तो हमने यहां निकाल लिया। तो वो कौन सा पार्ट था? लास्ट वाला, हाउ मेनी कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, तो उसका वैल्यू क्या आ गया? 11। अब ऑप्शन चेक करते हैं, यहाँ 29 दे रखा है, यहाँ 22, यहाँ पे 13, यहाँ पे 11। तो डायरेक्टली हम ऑप्शन डी मार्क कर सकते हैं और हमें कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि ये प्रैक्टिस क्लास है, तो हम यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज भी निकाल कर देखेंगे कि ये दोनों वैल्यूज भी सही है या नहीं है, और उसको हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ओनली इंग्लिश हमारे पास आ गया 11। टोटल स्टूडेंट्स कितने दे रखे हैं हमारे पास? 60 दे रखे हैं। टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 60 दे रखे हैं। इंग्लिश कितने उसमें से बोल सकते हैं? 21। तो हिंदी कितने बोलेंगे? 60 माइनस 21, तो हिंदी वाले कितने हो गए? 39। तो मतलब ये वैल्यू भी हमारा सही है। अब ओनली हिंदी वाले क्या हो जाएंगे? इस पूरे सर्कल की वैल्यू जो है वो 39 है। पूरे सर्कल की वैल्यू 39 है, कॉमन पार्ट की वैल्यू 10 है, तो ओनली हिंदी वाले पार्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 39 माइनस 10। 39 माइनस 10 क्या हो जाएगा? 29। तो ओनली हिंदी अगर हम देखें, ओनली हिंदी अगर हम देखें तो वो कितना हो जाएगा? 39 माइनस 10 विच इज इक्वल्स टू 29। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 29। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 29। ठीक है, तो 39, 29, 11 रिस्पेक्टिवली ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो सवाल है वो भी एक पजल टाइप का है। एक पैराग्राफ बड़ा लंबा चौड़ा सा दे रखा है और उसके बेसिस पे हमें अपना आंसर निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। Which two books are old medical extracts and have green covers? मतलब कौन से ऐसे दो बुक हैं जो ओल्ड मेडिकल एक्सट्रैक्ट्स हो और हैव ग्रीन कवर। अब जो दे रखा है स्टेटमेंट उसे पढ़ लेते हैं। 6 books A B C D E and F are placed side by side. Books B C E and F, B C E और F have green covers। मतलब B C E और F के ग्रीन कवर्स हैं। बी सी ई एंड एफ के ग्रीन कवर से, तो उसके बेसिस पे क्या हम ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं? नहीं। हर एक ऑप्शन में बी सी ई एफ सी एफ सारे हैं, तो उसके बेसिस पे तो ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होगा। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं कि बुक्स ए बी डी आर न्यू वाइल द रेस्ट आर ओल्ड। ए बी डी नए हैं और ए बी और डी दे आर न्यू, और बाकी सारे ओल्ड हैं। बाकी सारे क्या है? ओल्ड है। मतलब सी ई और एफ हमारे ओल्ड है, तो हमारे ऑप्शन में बी नहीं आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ओल्ड पूछ रखा है। ओल्ड मेडिकल एक्सट्रैक्ट्स, ओल्ड मेडिकल एक्सट्रैक्ट, तो हमारे ऑप्शन में क्या नहीं आएगा? हमारे ऑप्शन में बी नहीं आएगा। तो हमारे ऑप्शन में बी नहीं आएगा तो एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। आगे दे रखा है बुक्स ए बी एंड सी आर लॉ रिपोर्ट्स व्हाइल द रेस्ट आर मेडिकल एक्सट्रैक्ट। ए बी सी जो है ये लॉ रिपोर्ट्स है, और डी ई एफ जो है ये हमारे मेडिकल एक्सट्रैक्ट्स। ये मेडिकल एक्सट्रैक्ट्स। जैसे ही हमने ये सेंटेंस पढ़ा ए बी सी आर लॉ रिपोर्ट्स, और क्वेश्चन में क्या पूछा है? मेडिकल एक्सट्रैक्ट्स के बारे में, तो सी तो हमारे ऑप्शन में नहीं आना चाहिए, सी तो हमारे ऑप्शंस में नहीं आना चाहिए। तो ये आंसर गलत, ये आंसर गलत, और ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट करके हम अपना आंसर ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास दे रखा है, एक स्ट्रेट लाइन है 36 सेंटीमीटर की, और उसको कुछ ऐसे काटा जा रहा है। जो पहला पॉइंट है वो एंड से 1 सेंटीमीटर पे है, दूसरा पॉइंट जो है वो एंड से 3 सेंटीमीटर पे है। मतलब जो दूसरा पॉइंट है उसका पहले पॉइंट से जो डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर है,
जो थर्ड पॉइंट है उसका उसके पहले से जो डिस्टेंस है, जो सेकंड वाले से डिस्टेंस है, वो 3 सेंटीमीटर का है। तो इस टाइप से हम पॉइंट्स को डिफाइन कर रहे हैं। तो चलिए उसको देख लेते हैं कि वो बनेगा कैसा, वो दिखेगा कैसा। फर्स्ट पॉइंट बोल रखा है कि 1 सेंटीमीटर पे, तो सेकंड पॉइंट कितने पे हो जाएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर दे रखा है। ये एंड मान लिया हमने, एंड से ये दूरी कितनी की है, 1 सेंटीमीटर की है, ठीक है, ये एंड मान लिया था हमने। तो 1 से 2 सेंटीमीटर की दूरी है, तो 1 जो पॉइंट आ जाएगा उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 3। पॉइंट थर्ड का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 है, तो 3 + 3 6। पॉइंट 4 की डिस्टेंस क्या आ जाएगी, 10, क्योंकि इनका डिफरेंस 4 है। उसी तरह पॉइंट 5 का पोजीशन क्या आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। पॉइंट 6 का पोजीशन क्या आ जाएगा, 21 सेंटीमीटर। पॉइंट 7 का पोजीशन क्या आ जाएगा, 28 सेंटीमीटर। और पॉइंट 8 का पोजीशन क्या आ जाएगा, 36 सेंटीमीटर। देख सकते हो ये 8 का डिफरेंस है, ये 7 का डिफरेंस है, ये 6 का डिफरेंस है और ये 5 का डिफरेंस है। ऐसे ही बोल रखा था ना, एंड सो ऑन। पहला तो 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड, फिर 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्रीवियस पॉइंट, फिर 3 सेंटीमीटर ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है। तो उसको हमने यहाँ पे बना लिया, ठीक है। तो ये तो हमने काउंट कर लिया एक डायरेक्शन में, ठीक है, ये तो हमने काउंट कर लिया एक डायरेक्शन में। तो रूलर को आप देखिए, रूलर को देखिए और इमेजिन कीजिए, जैसे मान लीजिए ये आपका रूलर है, ठीक है, ये आपका रूलर है, ये 0 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। ऐसे करते करते जो लास्ट सेंटीमीटर आपका क्या होता है, लास्ट सेंटीमीटर, इस केस में हम क्या मान लें, 36 सेंटीमीटर। तो मतलब जब हम रिवर्स करेंगे, जब हम वापस पॉइंट्स को कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमारा 0 सेंटीमीटर हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो स्टार्टिंग पॉइंट थी, इस केस में क्या थी, 0 सेंटीमीटर, इस केस में क्या हो जाएगी, 36 सेंटीमीटर, ठीक है। इस केस में क्या हो जाएगी, 36 सेंटीमीटर। तो पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट कहां पे आएगा, फर्स्ट पॉइंट का डिस्टेंस एंड से कितना है, अगर एंड 36 सेंटीमीटर है तो फर्स्ट पॉइंट का डिस्टेंस एंड से कितना है, 1 सेंटीमीटर, तो फर्स्ट पॉइंट 35 पे आ जाएगा। उसी तरह सेकंड पॉइंट कहां पे आ जाएगा, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट के बीच का डिफरेंस 2 सेंटीमीटर है, तो 35 - 2 33। थर्ड पॉइंट कहां पे आ जाएगा, थर्ड पॉइंट कहां पे आ जाएगा, 33 - 3, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 सेंटीमीटर का है, तो 30 सेंटीमीटर पे थर्ड पॉइंट आ जाएगा। फोर्थ पॉइंट कहां पे आ जाएगा, 26 सेंटीमीटर पे। फिफ्थ पॉइंट कहां पे आ जाएगा, फिफ्थ पॉइंट कहां पे आ जाएगा, 21 सेंटीमीटर पे। सिक्स्थ पॉइंट कहां पे आ जाएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 6 सेंटीमीटर, तो फिर सिक्स्थ पॉइंट कहां आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर पे। सेवेंथ पॉइंट कहां आ जाएगा, सेवेंथ पॉइंट कहां आ जाएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 7 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर पे। और लास्ट पॉइंट कहां आ जाएगा, एट्थ पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट है वो कहां आ जाएगा, एट्थ पॉइंट कहां आ जाएगा हमारा, 8 - 0 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो ये एंड पोजीशन हो गया, ये एंड पोजीशन हो गया, ये हमारा एंड पोजीशन हो गया, ये हमारा एंड पोजीशन हो गया और ये हमारा एंड पोजीशन हो गया, ठीक है। तो इनको हमें काउंट नहीं करना है, इनको हमें काउंट नहीं करना है, मतलब इनको हमें काउंट नहीं करना है। तो कितने चीजों को काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो ये पॉइंट्स हो गए। और इधर देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल पॉइंट हमें कितने हो गए, 14। हमने इन सब पॉइंट्स को क्यों नहीं काउंट किया, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है, इफ द पॉइंट्स ऑन द एंड्स आर नॉट काउंटेड, पॉइंट्स ऑन द एंड्स आर नॉट काउंटेड, तो ये वाला काउंट नहीं होगा, ये पॉइंट्स काउंट नहीं होगा, ये पॉइंट काउंट नहीं होगा और ये पॉइंट काउंट नहीं होगा। तो टोटल हमारे पास आ गए 14। अब इसके बाद कुछ और भी पॉइंट्स दे रखे हैं जिनको हमें सिंगल काउंट करना है, वो भी पढ़ लेते हैं। एंड द कॉमन पॉइंट्स आर काउंटेड एज 1, तो कॉमन पॉइंट कौन से हैं, कॉमन पॉइंट कौन से वाले हैं, ये दोनों और ये दोनों। तो मतलब इन चार पॉइंट्स को कितने बार काउंट करेंगे, 2 ही बार काउंट करेंगे, या तो यहां या तो यहां, ठीक है। तो ये कॉमन पॉइंट्स है, ये जो है ये तो कॉमन पॉइंट्स है, ठीक है। तो इनमें से और कितना माइनस होगा, 14 - 2, 2 पॉइंट्स को हमें और माइनस करना होगा, क्योंकि वो कॉमन पॉइंट्स हैं। टोटल कॉमन पॉइंट्स कितने हैं, 4, 1 2, कौन सा 4 है, 1 2 3 और 4, ठीक है। इनको हमें एक ही बार काउंट करना है। अगर 5 यहां पे काउंट हो रहा है तो यहां पे काउंट नहीं होगा, तो ये हट जाएगा। अगर 6 यहां पे काउंट हो रहा है 21 सेंटीमीटर वाला, तो यहां पे काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों हट जाएंगे, ये दोनों हट जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों अगर हट गए
तो 14 माइनस 2 कितने पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे पास? 12 पॉइंट्स। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 12। हमारा आंसर 12 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वहां दे रखा है कि सोहन जो है while selling 2 goats at the same price, मतलब सेलिंग प्राइस दोनों गोट्स की सेम है, ठीक है, मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन वन गोट एंड सफर्स अ लॉस ऑन 10% ऑन द अदर। तो जिसपे प्रॉफिट मना रहा है उसको हम काउंट कर लेते हैं कि जैसे कि ही सेल्स ऑन फॉर ₹110। सेलिंग प्राइस फर्स्ट गोट की कितनी है? 110। प्रॉफिट कितना था उसके ऊपर? 10%। मतलब कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी हमारे पास? ₹100। कॉस्ट प्राइस ₹100 कैसे आई? क्योंकि अगर हम इसका 10% निकालें, 10% प्रॉफिट निकालें तो कितना आता है? ₹10। और कॉस्ट प्राइस में अगर हमने ₹10 जोड़ दिया, कॉस्ट प्राइस में हमें 10% प्रॉफिट जो आया, जिसका अमाउंट ₹10 आया, उसे हमने कॉस्ट प्राइस में जोड़ दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? ₹110। तो उल्टा अगर करें, अगर सेलिंग प्राइस 110 है, हमने मान लिया कि ₹110 है, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? ₹100, कॉरस्पॉन्डिंग टू व्हाट? कॉरस्पॉन्डिंग टू 10% प्रॉफिट। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या दे रखा है। एक पे तो उसको 10% प्रॉफिट है और दूसरे पे से लॉस कितना है? 10% ऑन दी अदर। दूसरे पे लॉस कितना है? 10%। ठीक है, अब जो ये सेलिंग प्राइस है, अब जो सेलिंग प्राइस है फॉर सेकंड गोट को अगर हम देखें तो उसके लिए सेलिंग प्राइस है 110 और इस पे उसको 10% का लॉस हो चुका है। मतलब कॉस्ट प्राइस अगर x है तो उस पे इसको 10% का लॉस हो चुका है। तो इस पे अगर 10% का लॉस हो चुका है तो हम ये लिख सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस विच इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? x। लॉस कितना है? 10% ऑफ x, मतलब 0.1x। और सेलिंग प्राइस कितना है हमारे पास? 110। ठीक है, तो x माइनस 0.x कितना हो गया? 0.9x। 0.9x इक्वल्स टू 110। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? यहां पे हम लिख लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 110 डिवाइडेड बाय 0.9। इसको ऊपर ले जाएं, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 1 जा 9, बच गया 20, 9 2 जा 18, फिर से 20 बच गया, तो 122.22 करके इसका हम देखें तो कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड गोट क्या आ जाएगा हमारे पास? 122.22। ये हमारी कॉस्ट प्राइस आएगी, ये हमारी कॉस्ट प्राइस आ गई सेकंड गोट की। तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? इन दोनों का सम। टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? इन दोनों का सम करें तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ गया हमारे पास? 222.22। ठीक है, टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ गया हमारे पास? 110 प्लस 110। सेलिंग प्राइस कितना आ गया हमारे पास? 220.00। सेलिंग प्राइस ये है, कॉस्ट प्राइस ये है, तो इसका मतलब क्या हुआ? सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस से। इसका मतलब क्या हुआ? लॉस हो गया, इन्हें लॉस हो गया। कितने रुपए का लॉस हुआ? 2.22 रुपीस का लॉस हो गया। तो सबसे पहले ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। ही मेक्स नो प्रॉफिट नो लॉस, गलत। ही मेक्स प्रॉफिट ऑफ 1%, गलत। ही सफर्स अ लॉस ऑफ 1%, ही सफर्स अ लॉस ऑफ 2%। इन दोनों में देखना है कि लॉस कितने का हो रहा है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना था? 222.22। लॉस कितने का हुआ? 2.22 का। तो लॉस परसेंट हम लोग कैसे निकालते हैं? लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। और ये कहीं से भी 2% नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये इसको काटने की कोशिश करें तो ऑलमोस्ट 1% आएगा। क्या आ जाएगा? 1% आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम काटने की कोशिश करें तो ये 100 आ जाएगा, 100 से 100 चला जाएगा, तो 1% हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ही सफर्स अ लॉस ऑफ 1%। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड हमने और भी क्वेश्चंस आपको करा रखे हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां आपको प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड जो वीडियोस हमने डाले हैं उसके लिंक्स मिल जाएंगे और वहां से आप अपना डाउट और अच्छे तरीके से भी क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे हमने वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला जो सवाल है हमारा, ये भी वेन डायग्राम के ऊपर सवाल है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो अभी हम देखते हैं। यहाँ पे 3 सर्कल्स बनेंगे। अभी जस्ट हमने वेन डायग्राम पहले देखा था, वहां पे 2 सर्कल बन रहे थे, यहाँ पे 3 सर्कल बनेंगे। वो क्यों बनेंगे वो हम देखते हैं। तो क्वेश्चन दे रखा है, आउट ऑफ 120 म्यूजिशियंस इन अ क्लब 5% कैन प्ले all the 3 instruments, guitar, violin and flute. It so happens that the number of musicians who can play any and only 2 of the above instrument is 30. मतलब number of musicians सिर्फ 2 इंस्ट्रूमेंट जो प्ले कर सकते हैं उनका नंबर 30 है। Number of musicians who can play guitar alone is 40. Then what is the total number those who can play violin alone or flute alone? ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा वो हम देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये मान लीजिए गिटार का पूरा सर्कल है। ये सर्कल जो है पूरा गिटार को डिनोट करता है, ये पूरा वायलिन को डिनोट करता है और ये पूरा फ्लूट को डिनोट करता है। ठीक है, ये फ्लूट हो गया, ये गिटार हो गया, ये वायलिन हो गया। ठीक है, 5% कैन प्ले ऑल द 3 इंस्ट्रूमेंट्स। अब आप ये देखिए, ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन में तीनों ही इंस्ट्रूमेंट्स प्ले हो रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5%। तो 5% ऑफ 120 क्या हो जाएगा, 5% ऑफ 120 क्या हो जाएगा 6। 5% ऑफ 120 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, 5/100 इंटू 20, 0 से 0 कट गया, 5 2 10 और 2 से 6 कट गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। अब दे रखा है the number of musicians who can play any and only 2 of the above instrument। मतलब कि सिर्फ 2 ही इंस्ट्रूमेंट जो प्ले कर सकते हैं, मतलब ये रीजन प्लस ये रीजन प्लस ये रीजन, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 30। ये रीजन कौन सा है, जो गिटार और वायलिन सिर्फ प्ले कर सकते हैं, सिर्फ गिटार और वायलिन। ठीक है, वो फ्लूट नहीं प्ले करेंगे, क्यों, क्योंकि ये वाला रीजन हमने हटा दिया है, ये वाला रीजन हमने हटा दिया है। सिर्फ ये वाले रीजन वो वायलिन और फ्लूट प्ले करेंगे। सिर्फ ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है वो फ्लूट और गिटार प्ले करेंगे सिर्फ, और ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है वो सिर्फ गिटार और वायलिन प्ले करेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 30। मतलब जो मैंने टिक मारा है उस पूरे समेशन उसका रीजन का नंबर है 30। ठीक है, अब वो समेशन हमें मिल गया। नेक्स्ट क्या है, द नंबर ऑफ म्यूजिशियन हु कैन प्ले गिटार अलोन। गिटार अलोन का रीजन कौन सा हो जाएगा, ये वाला। गिटार अलोन का रीजन कौन सा हो जाएगा, ये वाला। तो गिटार अलोन जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है जो हमने शेड कर रखा है, ये वाला जो रीजन है, उसकी वैल्यू क्या दे रखी है, उसकी वैल्यू क्या दे रखी है 40। और पूछा क्या है, दोज हु कैन प्ले वायलिन अलोन और फ्लूट अलोन। पूछा है दोज हु कैन प्ले वायलिन अलोन और फ्लूट अलोन। तो वायलिन अलोन वाला रीजन कौन सा बच गया, ये। फ्लूट अलोन वाला रीजन कौन सा बच गया, ये। तो इन दोनों की कंबाइंड वैल्यू निकालनी है। तो आप देख रहे हो, हमें ये शेडेड रीजन पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है। ठीक है, पूरे सर्कल का वैल्यू पता है, पूरा सर्कल का वैल्यू पता है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें क्या फाइंड करना है, दिस प्लस दिस क्या होगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो निकालते हैं क्या हो जाएगा, निकालते हैं। तो सिर्फ ओनली गिटार वाले कितने हैं 40। ठीक है, वो लोग कितने हैं जो कि सिर्फ 2 इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हैं, उसकी वैल्यू है कितनी 30। और वो लोग कितने हैं जितने जो कि तीनों इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हैं, उसकी वैल्यू है 6। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, टोटल वैल्यू कितनी हो गई 76। टोटल वैल्यू 76 है। और टोटल म्यूजिशियंस कितने हैं 120। टोटल म्यूजिशियंस 120 है। तो 120 से अगर हम 76 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 120 से हम अगर 76 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 44। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 44। तो 44 लोग ऐसे होंगे दे कैन प्ले आइदर फ्लूट अलोन और आइदर वायलिन अलोन। आइदर फ्लूट अलोन ये वाला रीजन, या फिर आइदर वायलिन अलोन मतलब ये वाला रीजन। ठीक है दोस्तों, इस चीज को हमने और भी अच्छे तरीके से अपने वेन डायग्राम वाले क्लास में एक्सप्लेन कर रखा है। तो अगर आपको चीजें यहाँ पे विजुअलाइज नहीं हो रही है तो आप हमारा वेन डायग्राम वाला भी लेक्चर देख सकते हैं और उससे अपने कंसेप्ट को और भी क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगला जो सवाल है ये जो आपके स्क्रीन पे दे रखा है, इसको आपको सॉल्व करना है, और इसका आंसर आपको हमारे कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने
40 से 42 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करा है मैथ्स और रीजनिंग को मिला के। ठीक है दोस्तों, और क्या जरूरत है कि और भी आप डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जितना आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी और उतना ही समय आपका एग्जाम्स में बचेगा दोस्तों। तो अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे यूट्यूब चैनल स्कैन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।